हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमने राजस्थान इतिहास की जो क्लासेस शुरू की थी उसके अंदर हमने पहली क्लास पढ़ी थी, वैसे 3 क्लासें हो गई हमारी। हमने राजस्थान का जो पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड थी, उसको देखा था, वैदिक काल, रामायण, महाभारत। उसके बाद हमने राजपूतों की उत्पत्ति देखी थी, उनके सिद्धांत देखे थे, इतिहासकारों ने क्या क्या बोला है, वो सारी चीज़ें देखी थी। अब सीधा आज अपन शुरू करेंगे मेवाड़ का इतिहास। ठीक है। हमारे में सिलेबस को देखें, पाठ्यक्रम को देखें आरएस के, तो उसके अंदर हमें दिए हुए वंश दिए हुए हैं, अपने प्रतिहार, परमार, राठौड़, कछवा, चौहान, इनकी सांस्कृतिक और जो राजनीतिक उपलब्धियां दी हुई है वो हमें पढ़नी है। ठीक है। इसके अंदर अपना एक वंश है गुहिल वंश। कौन सा वंश है? कौन सा वंश है? गुहिल वंश। ठीक है। तो गुहिल वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गुहिल वंश का अपना शासन यहाँ पर रहा था, इसलिए अपन पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। पहले गुहिल वंश के बारे में जानते हैं, कैसे इस वंश की स्थापना होती है, कौन इनकी स्थापना करता है, कहाँ से हमें इनकी जानकारियाँ मिलती है, वो सारी चीज़ें। इतिहास के अंदर इंस्क्रिप्शंस, जो अभिलेख है, बुक्स है, उस समय का लिटरेचर है, फोक लिटरेचर है, वहाँ से इतिहास, वो सारे इतिहास के स्रोत है। वहाँ से हमें क्या है, उस समय का इतिहास जानने का जो है मौका मिलता है। वहाँ हर चीज़ का एक उल्लेख मिलता है। तो किसी भी वंश की या फिर किसी भी इतिहास के अंदर किसी भी चीज़ की अगर हमें जानकारी मिलता है तो निश्चित ही उसके पीछे कोई ना कोई किताब है या फिर कोई अभिलेख है या कोई शिलालेख। तो गुहिल वंश की जो हमें जानकारी मिलती है वो कौन सा अभिलेख देता है, इनके इतिहास के बारे में जाने तो कौन सा अभिलेख है जो हमें इस वंश की जानकारी देता है। तो एक अभिलेख है, वो हमें ध्यान रखना है, और वो अभिलेख है सामूलिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? सामूलिक अभिलेख। सामूलिक गांव से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम ही क्या है? सामूलिक अभिलेख। ठीक है। उदयपुर के अंदर एक गांव पड़ता है सामूलिक अभिलेख। ये अभिलेख हमें क्या जानकारी देता है? ये अभिलेख हमें ये बताता है कि एक व्यक्ति है, उनका नाम है गुहिल। क्या नाम है? गुहिल। गुहिल ने गुहिल वंश की क्या है? नींव रखी। गुहिल ने गुहिल वंश की नींव रखी। ये हमें कौन सा अभिलेख जानकारी देता है? सामूलिक का जो अभिलेख है ये हमें जानकारी देता है कि गुहिल ने गुहिल वंश की क्या है? नींव रखी। कब का ये अभिलेख? ये डेट हमें ध्यान रखनी है, 646। 646 एडी का है, 646 ईस्वी का ये अभिलेख। ठीक है। और अगर अभिलेख किस कहीं अभी हमें 646 ईस्वी का मिला है तो उस समय का कौन राजा था, या फिर किस राजा के काल का ही होगा, किसी राजा ने उसको लगवाया होगा। मतलब ये होता था कि अभिलेख यहाँ तो राजा लगवाते थे, यहाँ पर उनके मंत्री हुआ करते थे, वो लगवाते थे। तो किस राजा ने लगवाया था? तो सामूली का जो अभिलेख है ये राजा शिलादित्य के समय का है। किसके समय का है? राजा शिलादित्य के समय का। अब बात आती है कि शिलादित्य कौन है, इनका गोहिल वंश से क्या लेना देना है। इन्होंने सामूली अभिलेख के अंदर ये चीज़ें जो जानकारी मिलती है कि गोहिल ने गोहिल वंश की नींव रखी, ये सारी चीज़ें हमें क्यों पता चलती है यहाँ से? तो जो राजा शिलादित्य है ये गोहिल के क्या है? ये राजा शिलादित्य गोहिल के 5वीं वंशज। गोहिल की पीढ़ी के अंदर जो 5वें वंशज इनके होते हैं, राजा बनते हैं, वो कौन है? राजा शिलादित्य। ठीक है। तो हमने गोहिल वंश के बारे में अभी तक क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि गोहिल वंश की जो हमें जानकारी है वो एक अभिलेख देता है। कौन सा अभिलेख है? सामूलिक अभिलेख। कब का है? 646 ईस्वी का है, 646 एडी का है। ठीक है। इसके अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है कि गोहिल ने है जो गोहिल वंश की क्या है? नींव रखी थी, एस्टेब्लिश किया था। ठीक है। किस राजा के काल का है? राजा शिलादित्य के काल का है। राजा शिलादित्य कौन थे? तो गोहिल के कौन थे? 5वीं पीढ़ी के वंशज। गोहिल के 5वीं पीढ़ी के अंदर आगे कौन हुए थे? शिलादित्य होते। अब बात आती है कि जो गोहिल है ये कौन थे? ये गोहिल है ये कौन थे, कहाँ से आए, कैसे यहाँ पर उन्होंने गोहिल वंश की नींव रखी, ये सारी बात आती है। तो अगर हम गोहिल के बारे में जानेंगे तो हमें एक जगह पर जाना पड़ेगा, और वो जगह कौन सी है? एक जगह है गुजरात के अंदर पड़ती है, और उस जगह का नाम है वल्लभी। जगह का नाम क्या है? वल्लभी। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, भावनगर जिले के पास में स्थित है। एक नदी है घेला नदी, और घेला नदी के क्या है? किनारे पर ये स्थित है। कौन सी जगह है? वल्लभी। प्रमुख है क्या? अगर ये भारत के इतिहास की दृष्टि से हम बात करें तो ये जो जगह है वल्लभी ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि इसी वल्लभी के अंदर दूसरी जैन संगीति हुई थी। क्या हुई थी? दूसरी जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? वल्लभी के अंदर हुई थी। सेकंड जो जैन परिषद जो बैठी थी वो कहाँ पर हुई थी? इनकी परिषद वल्लभी के अंदर हुई थी। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है।
जैनों की जो संगीतियाँ हुई थी उसके अंदर दूसरी संगीति वल्लभी के अंदर हुई थी, मथुरा और वल्लभी में एक साथ हुई थी। यहाँ पर जो अध्यक्षता की थी वो देवर्षि क्षमा शर्मण नाम के व्यक्ति ने की थी, ठीक है। कई जगह लगा नागार्जुन ने भी की थी, लेकिन देवर्षि जो क्षमा शर्मण थे उन्होंने यहाँ पर वल्लभी के अंदर जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा हुआ है जो वल्लभी, ये क्या है, शिक्षा का केंद्र रहा हुआ है। भारतीय इतिहास में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और याद भी रखना पड़ेगा। तो जो शिक्षा जो वल्लभी है क्या रहा हुआ है, शिक्षा का केंद्र रहा हुआ है। यहाँ पर बौद्ध मठ भी है, क्या है यहाँ पर, बौद्ध मठ भी है, ठीक है। एक चीनी यात्री आए थे वैनसांग, ठीक है, यहाँ पर वैनसांग, उन्होंने क्या लिखा है, वैनसांग ने यहाँ पर यात्रा की थी, कहाँ पर, वो वल्लभी आए थे। वैनसांग के बारे में हमने राजस्थान के अंदर पढ़ा था कि वो अपने बैराठ में भी आए थे, भीनमाल भी गए थे। वैनसांग ने जब वल्लभी की यात्रा की थी तब उन्होंने कहा था कि जो बिहार का नालंदा है और जो यहाँ गुजरात का वल्लभी है वो दोनों एक समान है। तो वल्लभी की तुलना नालंदा से किसने की थी, वैनसांग ने की थी। हर्षवर्धन के टाइम यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो उन्होंने वल्लभी की तुलना किससे की थी, नालंदा से की थी। इसका मतलब जो ये वल्लभी है ये बहुत महत्वपूर्ण के अंदर रहा हुआ है, ठीक है। प्राचीन इतिहास की दृष्टि से माना जाए यहाँ पर बौद्ध मठ है, मतलब बौद्धिज्म का भी केंद्र रहा हुआ है। दूसरी जैन संगीति हुई थी, मतलब जैनिज्म का भी केंद्र रहा हुआ है, मतलब शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा हुआ है। यहाँ के जो वल्लभी की जो स्थापना की थी, वल्लभी की जो स्थापना की थी उन राजा का एक नाम था कनक सेन। राजा का नाम क्या था, कनक सेन। इन्होंने यहाँ पर वल्लभी की स्थापना की थी, यहाँ पर शासन करा करते थे। कौन से वंश के राजा थे ये, एक वंश था मैत्रक वंश। कौन सा वंश था, मैत्रक वंश। मैत्रक वंश के ये राजा थे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो रानी थी, इनकी जो पत्नी थी, उनका नाम भी वल्लभी था। और वल्लभी की जो स्थापना है राजा कनक सेन ने की थी, और उन्होंने अपनी पत्नी के नाम के ऊपर ही जो वल्लभी की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। बात हम कर रहे हैं गुहिलों की। गुहिल है वो कौन था, गुहिल व्यक्ति के नाम के पीछे इनका पूरा वंश चला है, ठीक है। और उन्हीं के गोत्रों को अपनाकर पूरा वंश चला है। तो ये जो गुहिल थे ये कौन थे, हम बात कर रहे हैं वहाँ पर। उसके बैकग्राउंड के लिए हम कहाँ पर आए, उनको जानने के लिए हम गुजरात की एक जगह पर आए हैं, वल्लभी। वल्लभी की स्थापना किसने की थी, राजा कनक सेन ने की थी, ठीक है। और जो राजा कनक सेन का जो ताल्लुकात है, जो संबंध है, वो भगवान श्री राम की जो पुत्र थे लव की पीढ़ी से, भगवान श्री राम के वंशज ही, ठीक है। और खुद को क्या मानते थे, सूर्यवंशी मानते थे। इन्होंने जो अपना प्रमुख पहला केंद्र बनाया था कनक सेन ने, वो लाहौर को बनाया था। लाहौर के बाद इधर आए थे गुजरात की तरफ, और वल्लभी के अंदर वल्लभी को अपना प्रमुख केंद्र बनाया और वल्लभी की स्थापना की थी, ठीक है। वो आते हैं वल्लभी के अंदर। और तो अभी तक हमने राजा कनक सेन के बारे में पढ़ा और वल्लभी के बारे में पढ़ा। राजा कनक सेन की 8वीं पीढ़ी के अंदर एक राजा होता है। इसकी पीढ़ी के अंदर, राजा कनक सेन की 8वीं पीढ़ी के अंदर एक राजा होते हैं और उनका नाम होता है शिलादित्य। क्या नाम होता है उनका, शिलादित्य, ठीक है। शिलादित्य के समय क्या चीज होती है ये हमें ध्यान रखना है। एक व्यापारी था और व्यापारी का नाम था रंकच। व्यापारी का नाम क्या था, रंकच। ये शिलादित्य के दरबार के अंदर आते हैं और व्यापार को लेकर ही बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन कुछ उसके अंदर भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें थी तो शिलादित्य को पसंद नहीं आती और शिलादित्य ने इसका अपमान कर दी। बड़े दरबार के अंदर अपमान हुआ तो इसके आत्मसम्मान के ऊपर चोट हो गई। तो रंगज ने एक बात ठान ली कि मैं वल्लभी को पूरी तरीके से तहस नहस करवा दूंगा। उन्होंने पहले रंगज ने पूरे भारत के अंदर जाकर कहीं ना कहीं कोशिश की कि कोई हो जो वल्लभी के ऊपर आक्रमण कर दे, लेकिन किसी ने वल्लभी के ऊपर अटैक नहीं किया। इसके बाद रंगज भारत को छोड़ के अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं और अफगानिस्तान से आगे ईरान की तरफ चले जाते हैं। और ईरान के जो राजा थे एक अमीर, वैसे वहाँ के राजाओं को अमीर कहा ही जाता था, एक राजा थे अमीर, और उस राजा के पास रंगज नाम का व्यापारी जाता है और इसको शिलादित्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए भड़काता है, ठीक है। वल्लभी के ऊपर के आप आक्रमण करो, वहाँ शासन करो, और वो अमीर जो है वल्लभी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। और उस आक्रमण के अंदर शिलादित्य लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। जितनी वल्लभी थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी। लेकिन एक शिलादित्य की एक पत्नी थी, रानी थी, और उस रानी का नाम था पुष्पावती। रानी का नाम क्या था, पुष्पावती। जिस समय आक्रमण हुआ रानी पुष्पावती आबू आई हुई थी, ठीक है। परमार राजकुमारी थी, अपने पिता परमार के यहाँ आबू आई हुई थी जगदम्बा के दर्शन के लिए। क्यों आई थी दर्शन के लिए, क्योंकि उस समय वो गर्भवती थी, पुत्र की कामना के लिए वो कहाँ पर आई थी, आबू के यहाँ पर आई थी।
जब वहां से दर्शन करके वापस वो वल्लभी की तरफ लौट रही थी तो बीच राह के अंदर उसे पता चलता है कि वल्लभी के ऊपर आक्रमण हो गया, राजा शिलादित्य लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और जितनी उनकी रानियां थी वो सारी क्या है, सती हो गई। रानी पुष्पावती को लगा जब राजा जो मेरे पति थे वही चले गए, बाकी रानियां थी वो भी सती हो गई, तो मेरे अभी जिंदा रहने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। रानी पुष्पावती ने कहा मैं भी सती होना चाहती हूँ और मैं यही सती हो जाऊँ। तब जो एक रानी का जब भी कहीं भी जाने का यात्रा पर जब जत्था निकलता था तो साथ में बहुत सारे सैनिक निकलते थे, ब्राह्मण निकलते थे, वैद्य निकलते थे, सारी चीज़ें एक साथ होती थी। साथ में जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा रानी हमारे शास्त्रों के अंदर जो चीज़ें दी हुई है उसके तहत एक गर्भवती स्त्री कभी भी सती नहीं हो सकती। आप गर्भवती है और आप सती नहीं हो सकती, पुत्र के जन्म के बाद ही आप सती हो सकती। उसके बाद पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हालांकि जंगल के अंदर वो रुके हुए थे, तो और जंगल के अंदर रुके हुए थे, गुफा थी पास में, केव थी, वहां पर जाके उन्होंने शरण ली और वहीं रहे वो जब तक पुत्र नहीं हुआ। तो उस पुत्र का जो जन्म है, उस व्यक्ति बच्चे का जो जन्म है वो गुफा के अंदर हुआ था। किसके अंदर हुआ था? गुफा के अंदर हुआ था। और उस समय गुफा को प्रचलित भाषा के अंदर उस समय के जो लोग थे वो गुफा को कहा करते थे गुहा। क्या कहा जाते थे? गुहा या फिर गुहू। ठीक है। और उस रानी ने बच्चे का जन्म गुफा के अंदर, बच्चे को जन्म गुफा के अंदर दिया, इसलिए उस बच्चे का नाम क्या पड़ गया? गुहिल। बच्चे का नाम क्या पड़ गया? गुहिल। ठीक है। तो गुहिल जो व्यक्ति है उनका जन्म कैसे हुआ हमने उसके बारे में पढ़ा। ये जो सारी चीजें हैं कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब के अंदर लिखी है। हम इतिहासकारों की जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर कितनी सत्यता है कितनी नहीं है वो हमें नहीं देखनी है, बस हमें ये देखना है कि जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था। तो गुहिल का जन्म ऐसे होता है, एक गुफा के अंदर इनका जन्म होता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? गुहिल पड़ गया। कर्नल जेम्स टोड तो यहाँ तक लिखते हैं। उसके बाद जंगल के अंदर ही गुहिल रहने लग गए थे और गुहिल को उस समय जो ईडर का जो राज्य है वो पास में पड़ता था और ईडर का राजा था मांडलिक। ईडर का राजा क्या था? कौन था? मांडलिक। और उसके बाद जो है गुहिल को मांडलिक को सौंप दिया जाता है। मांडलिक इसका लालन पोषण करता है और जो गुहिल है वो बचपन से ही भीलों के बहुत बड़े नेता बन गए थे। और जो ईडर के अंदर इनका क्या है? प्रतिनिधित्व तो बहुत बड़ा इनका इन्फ्लुएंस जो प्रभाव है वो शुरू हो चुका था। ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन लिखते हैं? कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं। तो गुफा के अंदर गुहिल जो इस बच्चे का जो जन्म हुआ इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? गुहिल पड़ गया। ठीक है। तो सामोली का अभिलेख जिस गुहिल के बारे में हमें जानकारी देते वो यही गुहिल है। और हमें क्या पता चलता है कि 566 ईस्वी के अंदर, जो ये 566 ईस्वी के अंदर गुहिल ने जो है यहाँ पर अपने गुहिल वंश की क्या की थी? नींव रखी थी, स्थापना की थी। अब ये जो डेट है ये 566 कैसे आई? जो अभिलेख है वो 646 ईस्वी का है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो अपने राजस्थान के इतिहासकार होते हैं उन्होंने पर राजा का 20 से 25 साल औसत निकाला कि यहाँ तक शासन किया होगा उन्होंने। और फिर जब 646 से हम पीछे आते हैं तो एक डेट बचती है हमारे पास 566 ईस्वी। ठीक है। हालांकि जो वीर विनोद के रचयिता श्यामलदास जी वो इसको 568 भी मानते हैं, 568 AD मानते हैं। ठीक है। तो गोहिल वंश के बारे में हमने देखा कि सामोली का एक अभिलेख है, सामोली गांव से हमें प्राप्त होता है, 646 AD का है। और वहां से हमें जानकारी मिलती है कि गोहिल ने गोहिल वंश की क्या है? नींव रखी थी। ये अभिलेख किसके काल का है? राजा शिलादित्य के काल का है। ठीक है। और अब राजा शिलादित्य कौन थे? राजा शिलादित्य जो है ये गोहिल की 5वीं पीढ़ी के अंदर थे। तो हमने राजा गोहिल के बारे में पढ़ा। अब बात आती है इनकी उत्पत्ति की। ठीक है। इनकी उत्पत्ति के ऊपर इतिहासकारों के क्या क्या मत है। एक अकबर के 9 रत्नों के अंदर मुगल बादशाह अकबर के दरबार के अंदर एक व्यक्ति थे और उनका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था उनका? अबुल फजल। ठीक है। अकबर ने इनको एक बार ये काम सौंपा कि आप जाओ राजपूताने का जितना भी क्षेत्र है, राजस्थान का अपना जो पुराना क्षेत्र था राजपूताना कहलाता था, राजपूताने का जितना भी क्षेत्र है वहां जाओ, उनका पूरा ब्यौरा लो, जो भी चीज़ें हैं वो सारी लिखो, उनके वंशों के बारे में लिखो, कितनी क्या आय आती, कितना क्या टैक्स है, वो सारी चीज़ें लिखो। अबुल फजल जब अजमेर का इतिहास लिख रहे थे तो अजमेर के इतिहास के अंदर ही उस भाग के अंदर वो मेवाड़ का इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं। और जब मेवाड़ का इतिहास लिखने की वो कोशिश करते हैं तब वो बताते हैं कि जो मेवाड़ के जो गुहिल है उनकी उत्पत्ति जो है ईरान के एक बादशाह थे। कौन थे बादशाह? नौशेखा खान आदिल। अबुल फजल ने गोहिलों की उत्पत्ति के बारे में लिखा। जब वो इतिहास लिख रहे थे तब उन्होंने कहा जो ये गोहिल है ये ईरान के एक बादशाह हुए थे नौशेखा खान आदिल, उनके जो है ये वंशज है। गोहिल है जो किसके वंशज है? नौशेखा आदिल के। कौन कह रहा है ऐसा? ये बात कह रहे हैं अबुल फजल। ठीक है। अब ये कि नौशेखा खान आदिल कौन थे? नौशेखा खान आदिल जो थे ईरान के बादशाह थे। इनकी पत्नी का नाम था रूमा। ठीक है। तुर्की की राजकुमारी थी और इनके बेटे का नाम था नौशेजाद। ठीक है। बेटे का नाम क्या था? नौशेजाद। और
नौशेखा खान आदिल खान के बीच में कुछ अच्छे संबंध थे नहीं। उसके बाद नौशेजाद जो है, उनके जो बेटे थे राजकुमार, वो वहाँ से ईरान से भारत आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन भारत जहाँ पर यहाँ पर भारत आए और यहाँ पर अपनी सेना को संगठित किया, लोगों को इकट्ठा किया, अपनी पावर को ताकत को बनाया। इसके बाद वापस ईरान के ऊपर हमला करते हैं और उस हमले के अंदर इनके पिता नौशेखा खान आदिल और उनके नौशेजाद के बीच में युद्ध होता है। युद्ध के अंदर नौशेजाद मारे जाते हैं। अबुल फजल का कहना है कि नौशेजाद तो युद्ध के अंदर मारे गए, लेकिन जो उनके वंशज थे वो भारत में ही रहे, और जो वंशज भारत के अंदर रहे वही कौन है? गोहिल है। ऐसा कौन बता रहे? अबुल फजल बता रहे, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ें हैं? इसके बाद दो और इतिहासकार है, डॉक्टर भंडारकर, DR भंडारकर, देवदत्त राधाकृष्ण भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। इन दोनों का मानना है गोहिल है वो ब्राह्मण वंशी। कौन है? ब्राह्मण वंशी। इनकी जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से। अब ये ऐसा इन्होंने क्यों कहा? बात ये चलती है कि जब गोहिल का जन्म हुआ था एक गुफा के अंदर, और जब उनकी माता सती होने जा रही थी, तब पास में एक मंदिर था और वहाँ पर एक ब्राह्मण पुजारी बैठे थे। उनकी माता ने ले जाके ब्राह्मण को बच्चा सौंप दिया। उसने कहा, अब मैं सती होंगी, आप इनका लालन पोषण कीजिएगा। ब्राह्मण ने बच्चा अपने हाथ में लिया, और जैसे ही हाथ में लिया तो बच्चा रोने लग गया। ब्राह्मण ने बोला कि क्या ये छतरी है? उन्होंने कहा बिल्कुल। तो कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ, ये छतरी है, आगे जाके किसी सेना में भर्ती होंगे, यहाँ पर किसी जगह के राजा बनेंगे, और राजा बनेंगे तो उनको निश्चिंत ही अपने राज्य के लिए युद्ध लड़ने ही पड़ेंगे, और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं ये चीज़ें हैं जो स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है, हिंसा को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तब रानी पुष्पावती ने उनको वचन दिया था कि इससे लेकर इसकी जो अगली 10 पीढ़ियाँ तक होगी, इसके जो लोग हैं वो ब्राह्मण धर्म का अनुसरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, जितने भी नियम हैं उन सबको मानेंगे, इसलिए आप इनका पालन पोषण कर लीजिए। तब उस ब्राह्मण ने गोहिल का क्या किया था? पालन पोषण किया था। ये भी बातें चलती है, इसलिए कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि ये क्या है? ब्राह्मण वंशी है। ये जो है अपने हाड़ का अभिलेख है, जो डॉक्टर भंडारकर है वो अपने प्रमाण के अंदर लिखते हैं कि जो हाड़ का अभिलेख है वो इनको ब्राह्मण मानता है। कुंभा के समय लिखी गई किताबें हैं वो इनको ब्राह्मण मानता है। कुंभलगढ़ अभिलेख के अंदर अभी हम पढ़ेंगे बप्पा रावल को विप्र यानी ब्राह्मण कहा गया है, ठीक है। एक लिंग महात्म्य के अंदर उनको कान्हा व्यास की जो किताब है, कुंभाकालीन किताब है, उनके दरबारी थे, ठीक है, उसके अंदर गोहिलों को ब्राह्मण कहा गया है। वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अबुल फजल ने इनको क्या बोला है? ईरान के नौशेखा आदिल के वंशज, और डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने इनको क्या बोला है? ब्राह्मण वंशीय बोला है। एक अपने इतिहासकार हुए गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन हुए? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि जो ये गोहिल है ये कौन है? सूर्यवंशी, ठीक है। उन्होंने बताया बाकायदा कि इनका जो संबंध है वो जो पुराने भगवान श्री राम की पीढ़ी हुई रही हुई है उनसे रहा हुआ, लव से रहा हुआ संबंध, इसलिए ये सब कौन है? सूर्यवंशी है, ठीक है। बाकी हमने राजा कनक सेन के बारे में भी पढ़ा था। गोहिल के जब उत्पत्ति, अब हमने गोहिल का जो जन्म देखा था कि गोहिल है जो कहाँ से आए, तब उन्होंने वल्लभी को पढ़ा, राजा कनक सेन को पढ़ा। राजा कनक सेन भगवान राम के जो पुत्र हुए थे लव, उनकी पीढ़ी के अंदर आगे हुए थे, और उस कनक सेन से 2 शाखा निकली थी राजा से। एक निकली थी गोहिल शाखा और एक निकली थी राघव। कौन कौन सी शाखाएं निकली थी? 2 शाखाएं निकली थी राजा कनक सेन से। एक शाखा निकली थी राघव, और एक शाखा जो निकली थी वो कौन सी निकली थी? गोहिल निकली थी, ठीक है। तो हमने उत्पत्ति देख ली। अबुल फजल ने क्या बोला इनको? ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज बोला है। गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर ने क्या बोला? इनको ब्राह्मण वंशीय बोला है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको क्या बोला है? सूर्यवंशी बोला है। हालांकि कर्नल जेम्स टोड और जो अपने श्यामल दास है वो भी इनका जो आना कहाँ से बताते हैं? वल्लभी से आना हुआ बताते हैं। ये भी हमने ध्यान रखना है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास जी जो है गोहिलों का आना जो बताते हैं यहाँ पर, वो कहाँ से आए? तो अपनी जो वल्लभी जगह है वहाँ से आते हैं। इस मत का वो क्या करते हैं? समर्थन करते हैं, ठीक है। तो हमने गोहिल के बारे में पूरी जानकारी दे दी, गोहिल वंश के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब बात आती है कि जो मेवाड़ का इतिहास है अपना, मेवाड़ का जो इतिहास है उसको अपन पढ़ेंगे। मेवाड़ का जो इतिहास है इसको, मेवाड़ के अंदर अपने गोहिल वंश का शासन था, ये हमने पढ़ लिया, इसलिए हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमारे जो राजवंश दिए हुए क्षेत्रों के नाम थोड़ी दिए हुए, राजवंश दिए हुए। गोहिल वंश का जो शासन कहां पर था? मेवाड़ के अंदर था। तो मेवाड़ के अंदर किसका शासन था ये हमें ध्यान रखना है। तो गोहिल वंश का शासन था। मेवाड़ के अंदर किसका शासन था? गोहिल वंश का शासन, ठीक है। मेवाड़ का जो क्षेत्र है, एरिया है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? आज हम देखें तो मेवाड़ का एरिया कौन कौन सा है ये हमें पता होना चाहिए। तो मेवाड़ का जो एरिया है वो कौन कौन सा है ये हमें ध्यान होना चाहिए।
तो कौन कौन से जो क्षेत्र है वो इस मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं? तो एक तो अपना हो गया चित्तौड़, ठीक है, एक हो गया उदयपुर, ठीक है, एक हो गया राजसमंद, ठीक है, एक हो गया प्रतापगढ़, ठीक है, और एक हो गया भीलवाड़ा। इसको इनको जो सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, इसको हम सम्मिलित रूप से इन क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से कहते हैं मेवाड़। तो मेवाड़ के इलाके के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? चित्तौड़ आ गया, उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, भीलवाड़ा आ गया। ये जो अपना पूरा सम्मिलित क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। ये भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें एक बार मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है उनके, प्राचीन जो नाम है उसकी हम बात करें। प्राचीन नाम इनके 3 नाम है। एक जो इनका प्राचीन नाम है वो सीवी है, ठीक है, और एक जो है इनका नाम है मेदपाट, मेवाड़ का प्राचीन नाम है मेदपाट, और एक जो प्राचीन नाम है वो है प्रागबाट। कौन सा है? प्रागबाट। तो मेवाड़ के 3 प्राचीन नाम है। कौन कौन सा है? सीवी है, मेदबाट है और प्रागबाट है। अब जो सीवी नाम है ये किस वजह से, हमने राजस्थान इतिहास की जो दूसरी क्लास ली थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सिकंदर का 326 ईसा पूर्व के अंदर भारत के ऊपर अटैक होता है। सिकंदर अलेक्जेंडर मैसाडोनियस या फिर महान सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं, और भारत के ऊपर जब उन्होंने आक्रमण किया तो सिंध के अंदर अपने एक जगह पड़ती है झंग, ठीक है, कौन सी जगह है? झंग। झंग के ऊपर आक्रमण करते हैं, और झंग की जो वहाँ की जो लोकल पॉवर्स थी, वहाँ की जो क्षेत्रीय ताकतें थी, जनजातियाँ थी, वो सारी वहाँ से आक्रमण के डर की वजह से कहाँ पर आ गई? भारत के अंदर आ गई, और भारत के अपने राजस्थान के अंदर आ गई। राजस्थान के अंदर आकर विभिन्न उन्होंने जगहों पर अपने राज्य की स्थापना कर ली। वो सारी हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा कि योद्धाओं ने उत्तर राजस्थान के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो पार्ट है वहाँ पर उन्होंने स्थापना कर ली। उसके बाद अर्जुनयनों का हमने पढ़ा, मालवों का पढ़ा, टोंक वाले क्षेत्र के अंदर। फिर हमने पढ़ा कि जो सीवी है वो जाकर कहाँ बस गए? अपने दक्षिण राजस्थान के अंदर, ठीक है, जो वर्तमान के अपना चित्तौड़ का क्षेत्र है वहाँ पर सीवी जनपद का क्या था? राज्य था। इसलिए उन्हीं के नाम के ऊपर अपना इनका प्राचीन एक नाम पड़ गया, और वो क्या था? सीवी, ठीक है। यहाँ पर चित्तौड़ के अंदर या एक मेवाड़ वाले इलाके के अंदर एक जाति रहा करती थी मेर, ठीक है, मेर, यहाँ पर मेद भी कहते हैं। ये मलेच्छों से आजीवन इन्होंने संघर्ष किया, लड़ते रहते थे, ठीक है, जो आक्रमण होते थे, इसलिए इनका एक और नाम क्या पड़ गया था इस क्षेत्र का? मेदपाट। और एक और इनका प्राचीन नाम क्या पड़ा हुआ है? प्रागबाट पड़ा हुआ, ठीक है। तो क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आ गए? चित्तौड़ आ गया, उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया, प्रतापगढ़ आ गया और भीलवाड़ा आ गया। 3 इसके प्राचीन नाम में सीवी है, मेदपाट है और प्रागबाट है। और मेवाड़ के अंदर अपने किस वंश का शासन था? गोहिल वंश का शासन था। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं बात कि जो मेवाड़ के अंदर गोहिल के बाद कौन से राजा हुए, क्या हुआ, वो सारा। राजा शिलादित्य के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद इनके राजाओं को निश्चित रूप से हम नहीं कहते, कुछ भी कहा जा सकता कि कौन हुए, उसके बाद क्या नहीं हुए, उसके हमारे पास अभी भी स्पष्ट कोई भी प्रमाण नहीं। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं कि गोहिल के बाद और उसके बाद जो शिलादित्य हुए और उनके बाद जो माने तो मेवाड़ के अंदर 3 जो है लगातार राजा हुए थे, ठीक है। 3 राजाओं का जो नाम था वो था भोज, महेंद्र और नाग। मेवाड़ की जो ख्यातें हैं, जो फोक लिटरेचर लिखा गया है उसके अंदर भोज को भोजादित्य बोला गया है, और नाग को क्या बोला गया है? नागादित्य बोला गया है, ठीक है। और जो नागदा है, मेवाड़ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो नागदा है उसको बसाया किसने था? जो अभी हमने बात की नागादित्य, उन्होंने नागदा को बसाया था, ठीक है। बाकी नागदा को लेकर और भी बहुत सारी जनश्रुतियां प्रचलित में है। ऐसा माना जाता है कि हमने महाभारत अगर आपने देखी हो तो महाभारत के अंदर जब पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया, ठीक है, इंद्रप्रस्थ को बनाया, तब हस्तिनापुर ने उनको संसाधन दिए थे, सारी चीज़ें दी थी कि आप जाओ और वहाँ पर अपनी राजधानी स्टेब्लिश करो, स्थापना करो, उसकी जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी हम देंगे आपको। तो हस्तिनापुर से जितनी गायें वगैरह संसाधन लेके जब पांडव जा रहे थे इंद्रप्रस्थ की तरफ, तब बीच में एक नाग था और उसका नाम था तक्षक। तक्षक नाग ने जितने भी गायें वगैरह पशु धन जो जा रहा था उन सबको उसने चुरा लिया था। ऐसा दुर्योधन ने उसको बोला था करने के लिए। तो तक्षक सारी गायें वगैरह चुरा कर वहां से भाग जाता है। अर्जुन को पता चलता है, तब गांडीवधारी अर्जुन वहां से उठते हुए जाते हैं तक्षक की तरफ, और तक्षक को क्या है? पराजित करते हैं और सारी जो गायें हैं वो वापस लेके आता है। उसके बाद महाभारत युद्ध के अंदर हम देखते हैं कि कर्ण के तीर के ऊपर जो तक्षक नाग बैठता है अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण वापस उनको बचा लेते हैं। वही तक्षक जो अर्जुन की पीढ़ी के अंदर जाके उनके एक पौत्र होते हैं परीक्षित, अभिमन्यु को बेटे परीक्षित, एक बार किसी तपस्या के अंदर बैठे हुए थे, तब तक्षक ने जाके उनको डस लिया था, इसलिए परीक्षित की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। परीक्षित की पीढ़ी के अंदर एक राजा होते हैं जन्मेजय, क्या नाम होता है उनका? जन्मजय। और जो जन्मेजय है ये नागवंशियों से बदला लेना चाहता था। जितने भी नाग है उन सबसे बदला लेना चाहते थे। इसलिए बोला जाता है कि जन्मेजय ने नागदा का जो अपना क्षेत्र है, ये जो नागदा है ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है, पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और यहाँ पर कहा जाता है कि इन्होंने सर्प सत्र करवाया था। क्या करवाया था? सर्प सत्र करवाया था।
यहाँ पर नागों की आहुति दे दी गई थी, इसलिए नागदा के दो और भी हमें नाम मिलते हैं। एक तो नागदा का नाम मिलता है नागहद, क्या मिलता है, नागहद, और एक नाम मिलता है नागद्रह। ये इनके नागदा के हमें दो अन्य नाम भी मिलते हैं, पर जनश्रुतियाँ प्रचलित है। ठीक है, तो मेवाड़ के लोगों का ऐसे मानना है कि जो अभी हमने नागादित्य पढ़ा था उनके नाम के ऊपर ही क्या पड़ा हुआ है, नागदा का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो नागादित्य है ये गोहिल की 8वीं पीढ़ी के अंदर होते हैं। कौन हो नागादित्य, कब होते हैं, गोहिल की 8वीं पीढ़ी के अंदर होते हैं। गोहिल की 8वीं पीढ़ी के अंदर ये होते हैं। हुआ क्या था अब इस समय, हुआ ये था कि हमने गोहिल के समय पढ़ा था, बचपन में जंगल में रहे, भीलों से उनके अच्छे संबंध थे, भीलों के वो नेता बन गए थे, भीलों ने अपना नेता उनको घोषित कर दिया था, तो भीलों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। जो ईडर का राज्य था वो भीलों के कंट्रोल के अंदर ही आता था। ठीक है, नागादित्य के समय जो नागादित्य के जो संबंध थे भीलों से वो अच्छे नहीं थे, बिल्कुल बिगड़े हुए थे, खराब हो चुके थे। तो क्या हुआ, एक दिन भीलों ने नागादित्य के ऊपर आक्रमण कर दिया, और भीलों ने नागादित्य के ऊपर आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और जो ईडर वाला जो राज्य था उसके ऊपर वापस कौन अधिकार कर लेते, भील कर लेते। लेकिन जो नागादित्य की जब हत्या हुई इस समय इनके 3 वर्षीय एक पुत्र थे, 3 वर्षीय इनके एक पुत्र थे, और उनका नाम था कालभोज। क्या नाम था इनका, कालभोज। तब नागादित्य की मृत्यु हो गई, बच्चे को बचाना जरूरी था, इसलिए उनकी जो माता है वो एक कमलावती नाम की बड़नागर जाति की महिला के पास लेके जाती है। कालभोज को किसके पास लेके जाती है, कमलावती के पास, और कमलावती ने इनको शरण दी, इनकी रक्षा की। इसके बाद कमलावती को लगा कि नहीं यहाँ भी असुरक्षित है, यहाँ भी आक्रमण हो सकता है, इसलिए कमलावती ने अपने वंशजों के साथ कालभोज को कहाँ भेज दिया, जंगल के अंदर भेज दिया, और जंगल के अंदर ही वो रहने लगे। जंगल के अंदर एक स्थान पड़ता था पाराशर, पाराशर नामक स्थान पर जाकर वो रहने लगे, और वहाँ रहते रहते बप्पा इनका जो दूसरा नाम था कालभोज का वो नाम था बप्पा बप्पा बचपन के अंदर जंगल के अंदर ही खेला करते थे। जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े हुए तब एक पहाड़ के ऊपर एक जो ऋषि थे वो तपस्या करते थे, और उन ऋषि का नाम था हरित ऋषि। क्या नाम था उनका, हरित ऋषि। हरित ऋषि के संपर्क के अंदर आते हैं बप्पा रावल, उनके पास जाते हैं, उनकी जो गाय वगैरह थी वो चराया करते थे, इनकी सेवा करा करते थे बप्पा रावल। हरित ऋषि इससे बहुत खुश हुए, आजीवन कई साल तक इनकी सेवा की थी। हरित ऋषि इससे खुश हुए, और खुश होकर उन्होंने राठासन देवी, जो राष्ट्र की देवी हुआ करती है उनको राठासन देवी कहा जाता है, राठासन देवी की इन्होंने तपस्या की, और तपस्या करके राठासन देवी ने जब दर्शन दिए तब उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे के लिए जो मेवाड़ का राज्य है वो आपसे मांगता हूँ। राठासन देवी ने कहा कि राज्य देना मेरे हाथ के अंदर नहीं है, महादेव के हाथ में, आप महादेव की पूजा करो। उसके बाद हरित ऋषि ने महादेव की पूजा की, और महादेव ने दर्शन दिए, तब महादेव से इन्होंने मांगा कि मैं इस बच्चे के लिए मेवाड़ का जो पूरा है राज्य मांगना चाहता हूँ, आप मुझे राज्य दीजिए, इस बच्चे के लिए पूरा मेवाड़ का राज्य चाहिए। महादेव ने उनको वरदान दे दिया। जब हरित ऋषि यहाँ पर जितनी कार्य था उनका पूर्ण हुआ, और जब उनका स्वर्गलोक, जब वो स्वर्गगमन करने का समय आ चुका था, तब उन्होंने बप्पा रावल को बुलाया, कालभोज को अपने पास बुलाया। लेकिन जैसे बप्पा रावल पास में आए तब वो विमान है जो हरित ऋषि का वो ऊपर उठ चुका था। पान था, एक मुंह का पान था हरित ऋषि का, वो बप्पा रावल को खिलाना चाहते थे, और विमान जैसे थोड़ा सा ऊपर उठा तो उन्होंने जो पान फेंका वो बप्पा रावल के पैर के ऊपर गिर गया। तब हरित ऋषि ने कहा कि अगर ये तेरे मुंह के अंदर गिरता तो तू अमर हो जाता, लेकिन ये तेरे पैर के ऊपर गिरा है, इसलिए आज के बाद मेवाड़ की जो धरती है वो कभी भी तेरे पैर के नीचे से कभी नहीं खिसकेगी, कभी नहीं जाएगी। तेरा साम्राज्य है जिसका विस्तार ही होगा, लेकिन कभी उसमें कमी नहीं आएगी। ठीक है, और बाबा रावल को बोला कि एक अमुक जगह पर 15,000 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी है, वो उठा, अपनी सेना को इकट्ठा कर, और जाके चित्तौड़ के ऊपर क्या कर दे, अटैक कर दे। तो अब हम जिनको पढ़ रहे हैं उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक मेवाड़ के अंदर वो है कालभोज या फिर बप्पा रावल। ठीक है, जो कालभोज है इनका मूल नाम का माना जाता है। ठीक है, दूसरा इनका जो नाम है वो है बप्पा रावल। पूरा ही देख लेते हैं। बप्पा रावल, दूसरा नाम क्या है, कालभोज। एक और भी नाम है इनको, मालभोज भी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो हरित ऋषि ने इनको बोला उस जगह पर 15,000 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी है, अपनी सेना को इकट्ठा कर और जाके चित्तौड़ के ऊपर क्या कर दे, आक्रमण कर दे। तो उस समय बप्पा रावल ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। कब किया आक्रमण, आक्रमण किया 734 ईस्वी। कब किया, 734 ईस्वी।
734 को चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, और उस समय चित्तौड़ के अंदर कौन शासन कर रहे थे ये हमें पता होना चाहिए। उस समय चित्तौड़ के अंदर शासन कर रहे थे मान मौर्य। कौन कर रहे थे शासन? मान मौर्य या फिर मान मौर्य। 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करके उसके ऊपर अधिकार किया, और जो राजा उस समय शासन कर रहे थे उनका नाम था मान मौर्य, और मान मौर्य को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, इनकी अनुकंपा से राज्य मिला था। गुरु इनके कौन थे? हारित ऋषि थे, और हारित ऋषि की अनुकंपा से इनको क्या मिला था? राज्य मिला था। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हमसे प्रश्न पूछा जाए बप्पा रावल को जो मेवाड़ का राज्य है वो किस ऋषि के अनुकंपा से मिला था? तो हारित ऋषि के अनुकंपा से मिला था। ठीक है, मेवाड़ के ऊपर अटैक कब किया था? 734 ईस्वी के अंदर किया था। ये जो डेट है ये श्यामलदास जी मानते हैं, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड जो है वो इसको डेट 713 बताते हैं। चित्तौड़ के ऊपर जो आक्रमण की डेट है वो कब बताते हैं? 713 बताते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? चित्तौड़ के ऊपर उन्होंने अटैक किया। अब अगर किसी भी राज्य के ऊपर आक्रमण करते हैं हम, यहाँ पर जब किसी भी राज्य को कोई राजा अपने अधिकार के अंदर लेता, उसके ऊपर आक्रमण करता और निश्चित कोई अपनी राजधानी बनाएगा, तो जो राजधानी उन्होंने बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसको बनाया था ये आपको ध्यान रखना है। नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? नागदा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करवाया था? नागदा के अंदर महादेव की कृपा से, वरदान से उनको मेवाड़ का राज्य मिला था। महादेव के बड़े भगत थे, इनके जो गुरु थे वो भी महादेव के बहुत बड़े भगत थे, इसलिए महादेव के प्रति इनकी क्या थी? श्रद्धा बप्पा रावल की ज्यादा थी। इसलिए नागदा के अंदर कैलाशपुरी में एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, और एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवा के एक लिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित करते हैं, और खुद को क्या घोषित करते हैं? एक लिंग जी का दीवान। दीवान यानी प्रधानमंत्री। नहीं, मैं तो कि इनका दीवान हूँ, प्रधानमंत्री हूँ। मेवाड़ का असली शासक कौन है? कि एक लिंग जी। ठीक है, कौन कहते हैं ऐसे? बप्पा रावल। 734 में चित्तौड़ के ऊपर अटैक किया, मान मौर्य को पराजित किया, नागदा को अपनी राजधानी बनाया, और वहां पर किसका मंदिर बनाया? एक लिंग जी का मंदिर बनाया, और एक लिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित किया, और स्वयं को क्या घोषित किया? एक लिंग जी का दीवान घोषित किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीजें होती है वो हम पढ़ते हैं। एक इतिहासकार है, और उस इतिहासकार का नाम है सीबी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य। क्या नाम है? चिंतामणि विनायक वैद्य। इन्होंने जो बप्पा रावल की तुलना है वो एक व्यक्ति से की है, और उनका नाम है चार्ल्स मार्टेल। क्या नाम है? चार्ल्स मार्टेल। कौन है अभी ये? चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति है, और ये ऐसा एक प्रथम फ्रांसीसी सेनापति है जिसने मुस्लिम सेना को सबसे पहले क्या किया था? पराजित किया था, हराया था, परास्त किया। ठीक है, और सीबी वैद्य ने बोला कि ये जो बप्पा रावल है ये भी चार्ल्स मार्टेल की तरह है, जिन्होंने यहाँ से जितने भी मलेच्छ आक्रमण हुए थे उन सबको भगाते हुए कहाँ तक चले गए थे? कि गजनी तक चले गए। इसलिए बप्पा रावल यहाँ सिंध के अपने जो सिंध वाली जो सीमा पड़ती है यहाँ के ऊपर जब भी आक्रमण हुए बप्पा रावल सामने से जाते थे, सेना को पराजित करते थे। एक बार उनका मूड हुआ तो यहाँ से वो आगे चले गए अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का राजा था सलीम। सलीम को वहाँ से हटा दिया। किसको हटाया? अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण करके अफगानिस्तान का एक राजा था सलीम। सलीम को वहां से हटा दिया, और किसकी नियुक्ति कर दी वहां पर? यहाँ पर नियुक्ति कर दी अपने भांजे की। ठीक है, और अब मतलब ये बप्पा रावल के बारे में ये भी बोला जाता है कि वो अफगानिस्तान के राजा सलीम को हटाकर वहाँ अपने भांजे की नियुक्ति कर दी। उसके बाद वो ईरान तक चले जाते हैं, उसके बाद वो आगे खुरासान तक चले जाते हैं। खुरासान जो मुगलों का अपना प्रॉपर इलाका माना गया वो खुरासान था, तो यहाँ से वो खुरासान तक चले जाते हैं। कई जनश्रुतियाँ प्रचलित है इनके बारे में कि ये 16 हाथ का दुपट्टा पहनते थे, 35 हाथ की धोती पहनते थे, एक ही झटके के अंदर 2 भैंसों की बलि दे दिया करते थे। ठीक है, खुरासान तक जो है इनकी विजय के जो परचम था वो फैलाया हुआ था। तब इन्होंने वहां तक जब अपने राज्य को बढ़ाया तब इनकी एक उपाधि धारण की इन्होंने। अफगानिस्तान से आगे तक जब इनके राज्य साम्राज्य का विस्तार हुआ तब इन्होंने एक उपाधि धारण की, और वो उपाधि थी हिंदुआ सूरज। कौन सी उपाधि धारण की? हिंदुआ सूरज। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे सूरज अपना प्रकाश है जो पूरे विश्व के अंदर फैलाता है, हर जगह के अंदर फैलाता है। जैसे रवि के बारे में बोला जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो रवि है मतलब हर जगह पहुंचता है। रवि यानी सूर्य का पर्यायवाची, भास्कर, हर जगह पर पहुंचता है, हर जगह पर पहुंचता है। उसी प्रकार बप्पा रावल ने जो हिंदू धर्म का परचम है वो प्रकाश की भांति सब जगह तक फैलाया है, सब जगह तक उसको उज्ज्वल किया है। इसलिए बप्पा रावल की क्या उपाधि हो गई? हिंदुआ सूरज। ठीक है, इनकी 2 और उपाधियां थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी उपाधि थी? एक थी चकवे। इसका क्या मतलब होता था
कि यहाँ से अफगानिस्तान तक शासन कर लिया। बप्पा रावल के बारे में ये बोला जाता है कि यहाँ से उन्होंने वहाँ तक चीन तक, पूर्व के अंदर चीन तक शासन स्थापित किया, यहाँ से अफगानिस्तान तक कर लिया। मतलब चारों दिशाओं के क्या है, ये राजा है। तो चकवे की इनकी उपाधि थी, और उसका मतलब क्या होता है, चारों दिशाओं का राजा, चारों दिशाओं का राजा। और जब अपना साम्राज्य का इतना विस्तार किया, एक राजा के लिए करना बहुत कठिन होता है। मतलब जो दूसरे राजा थे वो सारे इनसे क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। तो दूसरे सारे राजाओं के ये क्या थे, गुरु थे, इसलिए इनकी एक और उपाधि थी, और वो थी राजगुरु। तो बप्पा रावल की 3 उपाधियाँ कौन कौन सी थी, हिंदुआ सूरज, राजगुरु और चकवे। ठीक है। अच्छा, जब इनकी सेना हमने पढ़ा अफगानिस्तान तक चली गई, वहाँ का राजा सलीम था, उसको हटाया और अपने भांजे की नियुक्ति कर दी वहाँ पर बप्पा रावल ने। जब वहाँ जा रही थी, बीच में पाकिस्तान के अंदर वो एक जगह पर रुकी, उनका जो सैनिक शिविर था वो एक जगह पर रुका था, और वो उस जगह का जो नाम है वो बप्पा रावल के ऊपर पड़ गया, बप्पा रावल के नाम पर पड़ गया, और उस जगह का नाम है रावलपिंडी। क्या नाम है, रावलपिंडी। ठीक है। पंजाब, पाकिस्तान के अंदर पंजाब के क्षेत्र के अंदर ये पड़ता है। पिंड है जो गांव को बोला जाता था, रावल की सेना जहां पर रुकी थी वो गांव कौन सा है, रावलपिंडी। ठीक है। और बप्पा रावल के बारे में हम क्या क्या चीजें, और एक बप्पा रावल का मेवाड़ के अंदर अगर ऐसी बात की जाए कि मेवाड़ के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो बप्पा रावल ने चलाया था। बप्पा रावल का हमें 115 ग्रेन का एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। कितने ग्रेन का, 115 ग्रेन का सोने का सिक्का। अच्छा, अजमेर से भी इनके सिक्के प्राप्त हुए। तो जब एक सिक्का प्राप्त हुआ है, इसके अंदर जो सिक्का है इसमें एक तरफ सूर्य बना हुआ है, ठीक है, और एक तरफ एक गाय का फोटो है, और एक जो व्यक्ति है जो क्या कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार। क्या कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ये व्यक्ति है ये कौन थे, बप्पा रावल ही थे। जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं ये कौन है, बप्पा रावल है। जब गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने गोहिलों को सूर्यवंशी बताया, तब उन्होंने इस सिक्के को भी प्रमाण दिया। उन्होंने कहा कि सिक्के के अंदर एक सूर्य दिख रहा है, और एक व्यक्ति है जो बप्पा रावल, जो उन्होंने बताया कि बप्पा रावल है, और वो सूर्य को क्या है, नमस्कार कर रहे हैं। निश्चित ही इससे पता चलता है कि जो यहाँ के गोहिल थे, चित्तौड़ के जो अपने मेवाड़ के जो गोहिल थे, ये कौन थे, सूर्यवंशी थे। ठीक है। तो हमें इनका 115 ग्रेन का क्या है, सोने का सिक्का भी प्राप्त हुआ। ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक सिक्का था जिसके अंदर सूर्य को एक व्यक्ति नमस्कार कर रहे थे, और वो व्यक्ति कौन थे, बप्पा रावल थे। इसलिए जो सोने का सिक्का प्राप्त हुआ वो किसका हुआ, हमें बप्पा रावल का हुआ। गोहिल को जब हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, गोहिल के भी हमें अयोध्या के पास से 2000 सिक्के मिले 1829 के आसपास। कितने सिक्के मिले, 2000, और उनके ऊपर एक नाम लिखा हुआ श्री गोहिल नाम से अंकित है। ठीक है। इससे इतिहासकारों ने माना है कि जो राजा गोहिल थे बहुत प्रतापी और महान राजा हुए थे। ये भी याद रखना है। ठीक है। तो मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के हमें किसके प्राप्त हुए, बप्पा रावल के हुए। कितने ग्रेन का हुआ है, 115 ग्रेन का जो है हमें क्या हुआ है, सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। और क्या चीजें पता चलती है, एक प्रशस्ति है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राणा कुंभा के टाइम हम पढ़ेंगे इसको, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल को क्या बोला गया, विप्र। क्या बोला गया, विप्र। और विप्र का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण। इस कॉन्सेप्ट को हमने अभी पूरी तरीके से समझा था पहले, मैंने उस समय नाम भी लिया था एक लिंग मात में, उसके अंदर भी बताया गया ये ब्राह्मण थे। इसलिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर 1406 ईस्वी की है, इसके अंदर बप्पा रावल को क्या बताया गया, विप्र, यहाँ पर ब्राह्मण बताया गया। तो बप्पा रावल के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, महानमौरी को पराजित किया, और चित्तौड़ के ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अधिकार किया तो उन्होंने राजधानी बनाई, और अपनी राजधानी किसको बनाई, नागदा को बनाई। इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, हरित ऋषि था। हरित ऋषि की अनुकंपा से इनको क्या मिला, मेवाड़ का राज्य मिला। हरित ऋषि थे वो महादेव के बहुत बड़े पुजारी थे, इसलिए बप्पा रावल थे वो, उनका भी महादेव के प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने नागदा के अंदर एक मंदिर बनवाया, कैलाशपुरी के अंदर। किसका बनवाया, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग जी को क्या किया, मेवाड़ का राजा घोषित किया, और खुद को क्या है, वहाँ का दीवान घोषित किया कि मैं तो इनका दीवान हूँ। यहाँ के मेवाड़ के जो राजा है, असली राजा है जो राज कर रहे हैं, वो कौन है, एकलिंग जी है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एक व्यक्ति हुए चिंतामणि विनायक वैद्य, इतिहासकार, अपने महाराष्ट्र के इतिहासकार हुए। उन्होंने जो है बप्पा रावल की तुलना किससे की है, फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है। क्यों की है, क्योंकि जैसे चार्ल्स मार्टेल ने सबसे पहले मुसलमान सेना को पराजित किया था, वैसे कि वैसे बप्पा रावल ने यहाँ से मुस्लिम सेना को पराजित करते हुए कहाँ तक चले गए थे, गजनी तक चले गए थे, अफगानिस्तान तक चले गए थे। ठीक है। और अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करके उन्होंने गजनी के ऊपर अटैक करके वहाँ का राजा था सलीम, उसको हटा दिया और अपने भांजे की वहाँ पर क्या कर दी, नियुक्ति कर दी। उसके बाद इन्होंने 3 उपाधियां धारण की थी। एक उपाधि उन्होंने क्या
धारण की थी? हिंदुआ सूरज। ठीक है, अपने धर्म का इतना दूर तक प्रकाश फैलाया, इसलिए उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? हिंदुआ सूरज। एक उन्होंने उपाधि धारण की चकवे, अपना साम्राज्य चारों तरफ से इतना फैला हुआ था, फैलाया, इसलिए चारों दिशाओं का क्या है वो राजा है, तो कौन सी उपाधि धारण की? चकवे। एक उपाधि की धारण राजगुरु, राजाओं के गुरु थे, इसलिए कौन सी उपाधि धारण की? राजगुरु। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो पाकिस्तान का आज वर्तमान शहर है रावलपिंडी, वो इनके सैनिक शिविर रुकने के कारण पड़ा हुआ है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि इनका हमें 115 ग्रेन का है जो सोने का सिक्का भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, बप्पा रावल के बारे में इतनी चीजें थी, और जो चीजें हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो किससे तुलना की थी? चार्ल्स मार्टेल से की थी। और रावलपिंडी जो शहर का नामकरण है वो किसके नाम पर पड़ा हुआ था? बप्पा रावल के नाम पर। ठीक है, अब इनके बाद मुख्य शासक को हम प्रीलिम्स के हिसाब से देख रहे हैं, स्टोरीज को जितना कम रखा जाए उतना बेहतर है, क्योंकि 2 फरवरी को हमारा एग्जाम है, ये भी हमारे मन के अंदर रखना है। ठीक है, इसके बाद का जो अगर प्रीलिम्स निकल गया, मेंस का जो अपनी क्लासें आएगी उसके अंदर पूरी स्टोरी चलेगी और कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, नोट्स बिल्कुल ही नहीं चलेंगे, अपनी सिर्फ कहानियां चलेगी। इनके बाद जो मुख्य शासकों के अंदर आते हैं उनका नाम है अल्लट। बप्पा रावल के बाद कौन आते हैं? अल्लट। और मेवाड़ की जो ख्याति है फोक लिटरेचर है उसके अंदर अल्लट को जो है आलू रावल भी कहा गया। क्या कहा गया? आलू रावल। तो इनका एक दूसरा नाम क्या है? आलू रावल। अच्छा, बप्पा रावल जो शब्द है, जो बप्पा है, इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि जो बप्पा है ये क्या है? इनका प्रसिद्ध नाम है, और रावल है वो क्या है? इनकी उपाधि। बप्पा जो क्या है इनका प्रसिद्ध नाम है, और जो रावल है वो क्या थी? इनकी उपाधि थी। बप्पा शब्द है गुजरात के टच जो क्षेत्र है, गुजरात में आज भी जो भाई हुआ करता था, बड़ा भाई जो हुआ करता था, यहाँ पर कोई सम्मानीय जो इंसान हुआ करता था व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जाता था बाप। आज भी कहते हैं, अगर वही आप गुजराती डायरा अगर आप सुने तो वहां पर जैसे बहुत शानदार गाता है तो पीछे लोग चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से कहते हैं कि बाप बाप बाप। ठीक है, तो वो सामान्य व्यक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग लिया जाता था? बाप शब्द का प्रयोग लिया जाता था। इसलिए जो बापा है वो क्या था? इनका प्रसिद्ध नाम था, और रावल थी वो क्या थी? इनकी उपाधि थी। वैसे उनके बाद जो मुख्य शासक होते हैं उनका नाम क्या है? अल्लट। उनका मेवाड़ की ख्यातों के अंदर एक दूसरा हमें नाम मिलता है, वो क्या मिलता है? आलू रावल। इनसे संबंधित हमें क्या जानकारियां मिलती? एक इनकी रानी थी अल्लट की, उनका नाम क्या था? अरिया देवी। अब इनकी रानी को हम क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा क्या विशेष है? बिल्कुल विशेष है। विशेष ये है कि जो ये हरिया देवी थी ये किस वंश से संबंधित थी? किस वंश से ताल्लुकात रखती थी? हूण वंश से। किससे संबंधित थी? हूण वंश से। हमने जब राजस्थान का इतिहास पढ़ा था पहली क्लास के अंदर, दूसरी क्लास के अंदर हमने देखा कि विदेशियों के यहाँ पर आक्रमण हुए थे, और उसमें से एक जाति थी हूण जाति। हूण जाति ने यहाँ पर अटैक किया था। उसके अंदर 2 राजा पढ़े थे हमने, मिहिर भोज और तोरमाण और मिहिर कुल। इन 2 राजाओं को हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जितने भी बौद्ध मठ थे उन सबको इन्होंने तोड़ दिया था। ठीक है, जो तोरमाण थे वो मिहिर कुल के बेटे थे। तो जो हूण थी, जो हूण जाति यहाँ पर आई थी, उन्हीं की एक राजकुमारी थी, उसका नाम क्या था? हरिया देवी। किस वंश से संबंधित थी? हूण वंश से। और किससे शादी की थी इन्होंने? अल्लट से की थी। तो हूण रानी से किसने शादी की थी? अल्लट ने की थी। मेवाड़ की ख्यातों के अंदर क्या दूसरा नाम मिलता है? आलू रावल मिलता है। ठीक है, अब क्या हुआ? हरिया देवी ने एक गांव की स्थापना की थी, और उस गांव का नाम था हर्षपुर। क्या मिलता है? हर्षपुर। तो अल्लट ने हूण रानी हरिया देवी से विवाह किया। हूण रानी हरिया देवी ने गांव की स्थापना की, और उस गांव का नाम क्या है? हर्षपुर है। अब ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एक अभिलेख है, आठपुर का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? आठपुर का अभिलेख है। कब का है? 977 ईस्वी का है। कब का है? 977 ईस्वी का है। ये अभिलेख है वो हमें ये बताता है कि अल्लट ने हूण रानी हरिया देवी से विवाह किया। हूण रानी जो हरिया देवी है उसने हर्षपुर नामक जो गांव है उसको बसाया, उसकी स्थापना की, और जो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? आठपुर के अभिलेख, जो कब का है? 977 ईस्वी का। और अल्लट के बाद की अल्लट से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें क्या है? हमने पढ़ा कि बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसको बनाया? नागदा को बनाया, और नागदा के अंदर किसका मंदिर बनवाया? एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, वैसे ही अल्लट ने जो अपनी राजधानी है वो किसको बनाया था? आहड़ को। किसको बनाया था? आहड़ को। आहड़ एक व्यापारिक समृद्ध केंद्र रहा हुआ था, व्यापार के नजरिए से बहुत बड़ा केंद्र रहा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपनी किसको अपनी राजधानी बनाया? आहड़ को राजधानी बनाया, और वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। और किसका मंदिर बनवाया? वराह मंदिर। किसका मंदिर? वराह मंदिर। भगवान विष्णु का जो तीसरा अवतार हुआ था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, वो वराह के रूप में हुआ था। हम एक फोटो देखते हैं, ठीक है, जिनके दांतों के ऊपर की पृथ्वी टिकी हुई है, तो वो कौन सा अवतार है? वराह का अवतार है। और वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आहड़ के अंदर अल्लट ने करवाया। तो ये तो याद रह जाएगा, अ से आहट और अ से अल्लट, ये दोनों चीजें। अ से तो अल्लट ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? आहड़ को। बप्पा रावल ने किसको बनाया था? अपनी नागदा को। ठीक है, तो आहड़ के अंदर उन्होंने किसके मंदिर का निर्माण कराया? वराह मंदिर। ठीक है, और उस समय क्या चीजें थी?
चित्तौड़ का जो भाग था उसमें आबू के अंदर परमारों का शासन हुआ करता था। परमार नित्य ही हमेशा चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करा करते थे। ये वाला इलाका है वो हमेशा उसके उसको हथियाना चाहते थे, उसके ऊपर अधिकार करना चाहते थे। तो परमारों का हमेशा नित्य आक्रमण होते थे। उस समय जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश अपने भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, मान्याखेत उनकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश का ये जो क्षेत्र है राष्ट्रकूटों का, राष्ट्रकूटों की सहायता से अलर्ट ने परमारों को परास्त किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रकूटों की सहायता से परमारों को किसने परास्त किया था, तो अलर्ट ने परास्त किया था। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। आहड़ के पास समीप ही एक सारणेश्वर भगवान शिव का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सारणेश्वर शिवालय। और उस शिवालय के अंदर एक शिलालेख लगा हुआ, अभिलेख लगा हुआ, पत्थर है, पत्थर के ऊपर चीजें लिखी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं। ये पत्थर है, बहुत पुराना है, और यहाँ पर उस समय की चीजें लिखी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं, ठीक है। तो आहड़ के समीप भगवान शिव का एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सारणेश्वर। और सारणेश्वर से हमें एक अभिलेख मिलता है, शिलालेख मिलता है। ये हमें जानकारी देता है। क्या क्या जानकारी देता है? एक तो अलर्ट के टाइम का है, अलूरावल के टाइम का है, ये तो हमें पता ही है। एक तो हमें ये कर व्यवस्था की जानकारी देता है। किसकी देता है? कर व्यवस्था की, ठीक है। एक देता है हमें प्रशासनिक व्यवस्था की। किस किस की जानकारी देता है? एक कर व्यवस्था की जानकारी देता है और एक देता है प्रशासनिक व्यवस्था की। तो हमसे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि मेवाड़ के अंदर सबसे पहले अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसके काल के अंदर थी? अलर्ट के टाइम की थी। किस राजा के काल की हमें कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो अलर्ट के टाइम की हमें मिलती है, ठीक है। और प्रशासनिक मतलब प्रशासनिक अधिकारी का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। तो सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो भी किसने किया? अलर्ट ने किया, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर विभिन्न पद है और उनके अधिकारियों के नाम भी हमें इस अभिलेख के अंदर मिलते हैं। एक पद का नाम मिलता है हमें अमात्य। क्या मिलता है? अमात्य। अमात्य किसको कहते थे? प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एक हमें नाम मिलता है अक्षपटलिक। क्या मिलता है? अक्षपटलिक। ये कौन हुआ करता था? जो आय और व्यय का अधिकारी हुआ करता था। कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना क्या हो रहा है, उस व्यक्ति को क्या बोलते थे हम? अक्षपटलिक। एक और हमें नाम मिलता है संधि विग्रहक। क्या नाम मिलता है? संधि विग्रहक। और ये इसका मतलब क्या होता था? युद्ध क्या दिख रहा है? संधि करवा रहा है, विग्रह करवा रहा है। तो युद्ध और जो शांति का मंत्री हुआ करता था उसके लिए कौन सा पद था? संधि विग्रहक। एक और पद था बंदीपति। ये कौन हुआ करता था? जो राजा की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है। एक और नाम मिलता है, एक और पद मिलता है भीषगातिराज। क्या मिलता है? भीषगातिराज। इसका मतलब क्या होता था? जो राजवैद्य हुआ करता था, डॉक्टर, उसके लिए कौन सा पद था? भीषगातिराज। और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, ठीक है। लेकिन हमें इतना याद रखें, सामूल अभिलेख में भी बहुत सारी चीजें मिलती है कि वहां पर आरण्यवासिनी मंदिर का निर्माण करवाया था, कुछ लोग आए थे। वो सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है अभी, कहानियों के रूप में फुल क्लासेस इस टाइम लेंगे। प्री जब नहीं होगा, शांति काल होगी, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस समय अपने जो ये सारणेश्वर का अभिलेख है, इसके अंदर में क्या मिलती है? एक तो कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है, एक प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, और वहाँ हमें जो प्रशासनिक पद जो मिलते हैं, विभाग मिलते हैं आरआर के अंदर। यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें विभाग पद के नाम मिलते हैं, उसके अंदर एक नाम मिलता है अमात्य। अमात्य का मतलब क्या था? प्रधानमंत्री। अक्षपटलिक था, वो किसके लिए प्रयोग में लिया जाता? जो आय और व्यय का मंत्री, मिनिस्टर जो हुआ करता था, उसके लिए एक पद था अक्षपटलिक। एक पद था संधि विग्रहक। संधि विग्रहक कौन व्यक्ति हुआ करता था? जो युद्ध और शांति का मंत्री हुआ करता था, उसके लिए एक पद हुआ करता था संधि विग्रहक। एक पद था बंदीपति। राजा की प्रशंसा करने के लिए, राजा के मनोरंजन के लिए जो व्यक्ति हुआ करता था, उसका नाम था बांदीपति या बंदीपति पद का नाम था। और एक पद था भीषगातिराज। भीषगातिराज का मतलब जो राजवैद्य हुआ करते थे, उनके लिए एक पद का नाम था, और वो कौन सा था? भीषगातिराज। तो अलर्ट के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी कि इन्होंने, इनको ख्यातों में क्या बोला गया? आलू रावल बोला गया। हुण रानी हरिया देवी से बोला गया। हरिया देवी ने हर्षपुर गांव की स्थापना की। इसके जो उल्लेख है, इसकी जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आहड़पुर के अभिलेख से मिलती है। राष्ट्रकूटों की सहायता से किसको परास्त किया? परमारों को परास्त किया। अलर्ट ने किसको अपनी राजधानी बनाया? आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, दूसरी राजधानी बनाया, और वहां पर किसके मंदिर का निर्माण करवाया? वराह मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। और अलर्ट के समय का हमें एक शिलालेख मिलता है। आहड़ के समीप एक शिवालय मंदिर है भगवान शिव का, वो कौन सा है? सारणेश्वर है। और वहां से हमें क्या मिलती है? प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, और किसकी मिलती है?
कर व्यवस्था की और प्रशासनिक व्यवस्था की। विभिन्न पदों के में नाम मिलते हैं, ममाते, अक्षपटलेख, संधि विग्रह, बंदीपति और भीष्माधिराज। मिलान के अंदर पूछा जा सकता है, नीचे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अमात्य हुआ करता था प्रधानमंत्री, अक्षपटलेख आय और व्यय का मंत्री, संधि विग्रह युद्ध और शांति का मंत्री, बंदीपति राजा का प्रशंसा करने वाला, मनोरंजन करने वाला, और जो भीष्माधिराज हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? राजवेद। अब इसके बाद क्या होता है? उसके बाद कालांतर के अंदर एक इन्हीं के वंश के अंदर एक राजा होते हैं, उनका नाम था रण सिंह। क्या नाम था? रण सिंह। रण सिंह, यहां पर इनका एक दूसरा नाम था करण सिंह। क्या नाम था? रण सिंह या फिर करण सिंह। इनके दो बेटे हुए, रण सिंह के दो बेटे हुए। कौन हुए? एक का नाम था छेम सिंह, ठीक है, और एक का नाम था रहाप। किसके बेटे हुए थे? रण सिंह के बेटे हुए, ठीक है। एक का नाम था छेम सिंह और एक का नाम क्या था? रहाप। जो छेम सिंह थे, इन्होंने तो रावण उपाधि को धारण किया। हम तो दो उपाधियां पढ़ते हैं, रावल और राणा। तो छेम सिंह ने किसको अपनी छेम सिंह ने और उनके जो वंशजों ने किस उपाधि को धारण किया? रावल। और रहाब के जो वंशज थे उन्होंने कौन सी उपाधि को धारण किया था? राणा। रहाब उसके बाद जाकर एक गांव के अंदर बस गए थे और वो गांव था सिसोदा। कौन सा था? सिसोदा। और सिसोदा गांव में इनके वंशज रहने लग गए थे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अमीर के टाइम, उसके बाद जो अपना सिसोदिया जो वंश है आगे का पढ़ेंगे, गोहिलों की आगे की पीढ़ी है, तो उनको क्या बोलते थे? सिसोदिया। क्योंकि वो कहाँ के थे? सिसोदा गांव के थे। किसके वंशज थे? रहाब के थे। और रहाब कहाँ जाके रहने लग गए थे? सिसोदा गांव के अंदर। और इसकी वजह से उनके पीछे नाम के अंदर क्या लग गया? सिसोदी। ये अपन पढ़ेंगे अमीर के बाद, ठीक है। तो रण सिंह या फिर करण सिंह के दो बेटे हुए, छेम सिंह और रहाब। छेम सिंह ने और उनके वंशजों ने कौन सी उपाधि धारण की? रावल। और जो रहाब थे उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? राणा। अब क्या होता है? छेम सिंह के एक बेटे थे और उस बेटे का नाम था सामंत सिंह। छेम सिंह के बेटे का नाम क्या था? छेम सिंह के बेटे का नाम था सामंत सिंह। इनके समय एक वंडर होता है। क्या होता है? सामंत सिंह की जो शादी है वो हुई थी पृथ्वीराज जो चौहान द्वितीय, नॉट तृतीय, पृथ्वीराज चौहान वो नहीं, पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय की एक बहन थी पृथ्वीबाई। किससे विवाह किससे हो रखा था इनका? पृथ्वीबाई। चौहान राजा थे, अजमेर के अपने शासक थे पृथ्वीराज द्वितीय, उनकी बहन थी पृथ्वीबाई, उनसे हुआ सामंत सिंह का विवाह, ठीक है। अब हुआ क्या? यहाँ पर तो अजमेर के अंदर शासन कर रहे हैं चौहान पृथ्वीराज द्वितीय, मेवाड़ के अंदर शासन कौन कर रहे हैं? सामंत सिंह। और उधर जो है जालोर के अंदर शासन कौन कर रहे हैं? कीर्तिपाल सोनग्रा। कीर्तिपाल सोनग्रा नाडोल की जो चौहान शाखा थी, उसके बाद जो वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो कहाँ जाते हैं? जालोर की तरफ जाते हैं। नाडोल के शासक हुए थे अल्हड़, उनके वो बेटे थे। और जालोर के अंदर जाकर सोनग्रा जो चौहानों की शाखा है उसकी क्या करते हैं? वो स्थापना करते हैं, ठीक है। इसलिए जो सोनगिरी जो उनका किला था, उन्हीं के नाम के पीछे इनके क्या नाम लग गया? सोनग्रा चौहान नहीं, ठीक है। कीर्तिपाल और जो पृथ्वीराज द्वितीय थे अजमेर वाले, उनके बीच किसी जगह को लेकर विवाद हो गया, ये दोनों शुरू हुए उनके बीच। और उनके जो पृथ्वीराज द्वितीय के जो जीजा जी थे वो कौन थे? सामंत सिंह थे। वहां से जालोर से कीर्तिपाल ने अटैक किया, किसके ऊपर किया? सामंत सिंह के ऊपर। कीर्तिपाल सोनगरा और पृथ्वीराज द्वितीय की जो दुश्मनी थी उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? सामंत सिंह को भुगतना पड़ा, क्योंकि जालोर के कीर्तिपाल सोनगरा ने कहाँ पर आक्रमण कर दिया? मेवाड़ के सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया और वहां पर चित्तौड़ के ऊपर क्या कर लिया उन्होंने? अधिकार कर लिया। अधिकार करके सामंत जब अधिकार हुआ, आक्रमण हुआ, तब सामंत सिंह वहां से भाग जाते हैं और वो जाके कहाँ बस गए? दक्षिण के अंदर बस गए, बागड़ का जो क्षेत्र था वहां बस गए। और बागड़ के अंदर जाकर सामंत सिंह ने क्या की थी? गोहिल वंश की स्थापना। इसको हम जब पढ़ेंगे वागड़ तो उस समय देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस कहानी को ध्यान रखना है कि वागड़ की स्थापना कैसे हुई, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन गए थे वागड़ में? सामंत सिंह गए, ठीक है। इसका अटैक हुआ तो उसमें चित्तौड़ के ऊपर कीर्तिपाल सोनग्रा का। सामंत सिंह के एक भाई हुए थे कुमार सिंह। कुमार सिंह ने वापस यहाँ पर चौहानों को हराकर जो वापस है चित्तौड़ को अपने अधिकार के अंदर ले लिया था, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद महत्वपूर्ण जो शासक है वो है जतर सिंह, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा रावल उपाधि कैसे, राणा उपाधि कैसे हुई, वागड़ की स्थापना कैसे हुई। तो अब वे बात कर रहे हैं हम एक महत्वपूर्ण शासक है और उनका नाम है जतर सिंह। क्या नाम है? जतर सिंह। इनका जो टाइम पीरियड देखा जाए तो 1213 से लेकर 1253 तक इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। अब इनके समय बहुत बड़ी चीजें होती और बहुत प्रतापी शासक हुए थे, मतलब बहुत ताकतवर राजा हुए थे। बोपारावल के बाद बोला जाए तो ये बहुत ताकतवर राजा हुए थे। क्या हुआ था ऐसा? एक तो जब जयतर सिंह का शासनकाल आया उससे पहले थोड़ी सी इनकी शक्ति हास हो गई थी, शक्ति की अंदर कमी आ गई थी। और कमी आई तो जो चित्तौड़ का इलाका था, चित्तौड़ के ऊपर वापस परमारों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो सबसे पहले तो जयतर सिंह ने परमारों को परास्त किया, परमारों को हराया
और चित्तौड़ के ऊपर क्या कर लिया, चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया। ठीक है, और क्या चीजें होती, चित्तौड़ के ऊपर वापस जयद्रथ सिंह ने अधिकार किया। एक क्या होता है, एक बहुत बड़ी घटना होती है जयद्रथ सिंह के समय की, एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है भूताड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, भूताड़ा का युद्ध। कब होता है, 1227 ईस्वी। कौन सा युद्ध होता है, भूताड़ा का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था, ये ध्यान रखना है। दिल्ली के अंदर उस समय गुलाम वंश के एक सुल्तान थे, वो शासन कर रहे थे और उनका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था, इल्तुतमिश। भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे तब वहाँ देखोगे आप गुलाम वंश, लेकिन छोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश से था। ठीक है, गौरी ने अपना प्रतिनिधि यहाँ पर अपॉइंट किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी वो लाहौर थी, और लाहौर के अंदर उसने खुद को क्या स्वतंत्र राजा, इंडिपेंडेंट जो शासक था वो घोषित कर दिया। और उसके वो गुलाम ही था। टर्की की तुर्क मैंने जो टर्की है, टर्की की प्रथा हुआ करती थी गुलाम प्रथा। अब वो क्या थी, आप भारतीय इतिहास के अंदर पढ़ेंगे पूरा। वहाँ से जो गुलाम थे उनको खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, उसके बाद जो आगे की पीढ़ी बढ़ी वो भी क्या कहलाई, गुलाम पीढ़ी कहलाई, गुलाम वंश कहलाया। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आराम शाह बनते हैं, ये जो गुलाम वंश के शासक थे। तो इल्तुतमिश और उस किस किस के बीच में होता है, इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के मध्य। दिल्ली के अंदर उस समय गुलाम वंश के शासक कौन थे, इल्तुतमिश। यहाँ पर अपने मेवाड़ के अंदर कौन थे, जयद्रथ सिंह। युद्ध कब होता है, 1227 को। नाम क्या है, भूताड़ा का युद्ध। और इस समय जयद्रथ सिंह के दो सेनापति थे, उनका नाम था बालक और मदन। क्या नाम था, बालक और मदन, दो सेनापति थे। ये भी आपको ध्यान, जयद्रथ सिंह के सेनापति पूछ लिए जाए तो बालक और मदन किसके सेनापति थे, जयद्रथ सिंह के थे। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर जयद्रथ सिंह की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। क्या हो जाती है, जयद्रथ सिंह की इस समय जीत हो जाती है। और इसकी जो मैं जानकारी है, इस युद्ध की जो जानकारी है वो किस किताब से मिली है, वो ध्यान रखना है। एक किताब है, उसका नाम है हमीर मदमर्दन। किताब का क्या नाम है, हमीर मदमर्दन। जो हमीर शब्द है ये इल्तुतमिश के लिए प्रयोग हुआ है। अमीर शब्द जो है ये शब्द है वास्तव में, अमीर जो मुसलमान राजा हुआ करता था उनके लिए अमीर शब्द कहा जाते थे। तो अमीर के मद का मर्दन कर दिया। ठीक है, किताब किसकी है, जय सिंह सूरी की है। किताब किसकी है, जय सिंह सूरी की है। ठीक है, और इस किताब के अंदर एक अलग कहानी लिखी हुई। इस युद्ध की जानकारी तो मिलती है लेकिन कहानी एक अलग लिखी हुई। क्या कहानी लिखी हुई है इस किताब के अंदर, ये हमें जानकारी मिलती है कि जब इल्तुतमिश ने जयद्रथ सिंह के ऊपर आक्रमण किया, मेवाड़ के क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया, जब आक्रमण हो रहा था उस समय गुजरात का एक राजा है वीर धवल। गुजरात के राजा का नाम क्या है, वीर धवल। ठीक है, वीर धवल ने अपने एक कमांडर को भेजा, उसका नाम था कमल। कमांडर का नाम क्या था, कमल। कमल को जैसे मुस्लिम जो सैनिक हुआ करता था उसकी जो भेष हुआ करती थी, तो बिल्कुल उसी लहजे के अंदर उसको भेजा, मुस्लिम सैनिक बना कर कि तू जा वहाँ जाके देख क्या मामला चल रहा है। कमल वहाँ पर गया, मुसलमान सेना के बीच में शामिल हो गया वहाँ पर। तब उसने देखा कि जयद्रथ सिंह की सेना हार रही है, परास्त हो रही है, इल्तुतमिश की सेना जीत रही है। तब उस सैनिक ने बीच में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोला कि भाग जाओ, वीर धवल आ रहा है, भाग जाओ, वीर धवल आ रहा है। मतलब वीर धवल की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई इसके अंदर। अब इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता किसी राजा का नाम सुन के कोई पूरी की पूरी सेना भाग जाए, बिल्कुल झूठी ज्ञान का कल्पित बताई गई चीज़ों को। ठीक है, कपोल कल्पित बताई है, इसलिए कि इस बात को तो नहीं मान जा सकता। तो क्या चीज़ क्या थी, ऐसे क्यों लिखा है इन्होंने। जय सिंह सूरी एक जैन आचार्य थे। कहाँ के थे, भड़ोस एक जगह पड़ती गुजरात के अंदर, वहाँ के थे, जैन आचार्य थे। मंदिर था एक, मंदिर के आचार्य थे, मंदिर के अंदर रहा करते थे, एक पुजारी थे। और जो वो मंदिर था उस मंदिर को बनवाया किसने था, एक दो व्यक्ति थे जिनका नाम था वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल जो थे ये वीर धवल के दरबार के अंदर थे, वीर धवल के मंत्री थे। तो मतलब इनडायरेक्टली उनका राजा कौन हुआ, जय सिंह सूरी का वीर धवल हुआ। वीर धवल की वजह से मंदिर बना हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके अंदर वीर धवल की प्रशंसा कर दी। लेकिन जो आबू का अभिलेख मिलता है उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जयद्रथ सिंह का युद्ध हुआ था इनसे, और उसके अंदर जयद्रथ सिंह ने क्या है, युद्ध जीता था, बिल्कुल विजयश्री हुई थी इसके अंदर, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो भूताड़ा का युद्ध कब हुआ है, 1227 ईस्वी को हुआ है। और किसके बीच में हुआ है, इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के मध्य हुआ है। किस किताब से हमें इनकी जानकारी मिलती है, किताब हमीर मदमर्दन। और किताब को किसने लिखा है, जय सिंह सूरी ने लिखा है। और जय सिंह सूरी किसके दरबार के अंदर थे, राजा वीर धवल के दरबार के अंदर। इतना हमें ध्यान रखना। अब हुआ क्या, इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया, और इल्तुतमिश की सेना ने जाते हुए जो नागदा को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, नागदा जो उनकी राजधानी थी, नागदा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इसलिए अब वहां तो राजधानी रह नहीं सकती, इसलिए जयद्रथ सिंह ने जो अपनी राजधानी है वो किसको बनाया, वो बनाया चित्तौड़। तो जयद्रथ सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाया, चित्तौड़।
परमारों से छीना था चित्तौड़ को, और चित्तौड़ को क्या बनाई अपनी राजधानी। हमने अभी तक 3 राजधानियां पढ़ी। बप्पा रावल ने अपनी कौन सी राजधानी बनाई थी? बप्पा ने अपनी राजधानी किसको बनाया? नागदा। अल्लट ने अपनी राजधानी किसको बनाई? आहाड़ को। और जयद्रथ सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़ को बनाया। ठीक है, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को नष्ट कर दिया था, इसलिए जयद्रथ सिंह ने जो अपनी राजधानी है वो किसको बनाई? चित्तौड़ को बना दिया। ठीक है, और जयद्रथ सिंह के समय के हमें क्या क्या चीज़ें मिलती? जयद्रथ सिंह के समय साहित्य की हम बात करें तो 2 किताबें लिखी गई। कौन कौन सी किताबें लिखी गई है वो एक बार पढ़ते हैं। एक किताब का नाम है, साहित्य की बात की जाए उस समय की, एक किताब का नाम है ओग निरुक्ति। किताब का नाम क्या? ओग निरुक्ति। क्या जानकारी देती है? एक ओग निरुक्ति किताब के अंदर मेवाड़ के उस समय जो प्रधानमंत्री अमात्य, मेवाड़ के अमात्य का हमें नाम मिलता है। क्या नाम है उनका? जगत सिंह। क्या नाम है उनका? जगत सिंह। ये ध्यान रखना। ओग निरुक्ति किताब किसके काल के अंदर लिखी गई? जयद्रथ सिंह के काल के अंदर। इस किताब से हमें क्या जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के उस समय जो अमात्य थे उनका नाम क्या था? जगत सिंह था। ठीक है, इतना ध्यान रखना। एक और किताब है और उसका नाम है पाक्षिक वर्ती। किताब का नाम क्या है? पाक्षिक वर्ती। किसने लिखा था इसको? वैजल ने। आहाड़ के अंदर बैठ के लिखा था। किसने लिखा था इसको? वैजल ने लिखा। तो जयत्रकालीन साहित्य की हमने बात की, 2 किताबें लिखी गई। एक लिखी गई थी ओग निरुक्ति। ओग निरुक्ति किताब से हमें क्या जानकारी मिलती है कि ओग निरुक्ति किताब में मेवाड़ का जो अमात्य थे, प्रधानमंत्री थे, उनका नाम क्या था? जगत सिंह। और एक और किताब है पाक्षिक वर्ती, और पाक्षिक वर्ती किताब किसने लिखा है? वैजल ने लिखा। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी। तो जयद्रथ सिंह के समय की अब तक हमने क्या चीजें पढ़ी? परमारों को परास्त करके चित्तौड़ को जीता। भूताड़ा का युद्ध हुआ, कब हुआ? 1227 को। दिल्ली के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने जयद्रथ सिंह के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो भूताड़ा का युद्ध हुआ 1227 ईस्वी के अंदर। उसके अंदर जयद्रथ सिंह की क्या हुई? जीत हुई। जयद्रथ सिंह के सेनापति बालक और मदन, इसकी जो मैं जानकारी है वो किस किताब से मिलती है? हमीर मदन जो किताब है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। इस किताब को किसने लिखा है? जय सिंह सूरी ने इस किताब को लिखा है। उसके बाद हमने बात की जयद्रथ सिंह कालीन साहित्य की। उस समय कौन सा साहित्य लिखा गया? लिटरेचर लिखा गया। 2 किताबें पढ़ी हमने, एक पढ़ी ओग निरुक्ति, एक पढ़ी पाक्षिक वर्ती। ओग निरुक्ति के अंदर मेवाड़ के उस समय जो अमात्य थे, प्रधानमंत्री थे, जगत सिंह, उनका नाम मिलता है। और जो पाक्षिक वर्ती है इस किताब को किसने लिखा है? वैजल ने लिखा है। उसके बाद हम बात करते हैं जयत्रकालीन शिलालेख की। जयद्रथ सिंह के समय कौन कौन से अभिलेख यहाँ पर शिलालेख लिखे? एक अभिलेख है, ये ध्यान रखना आपको, 1213 ईस्वी का है। नागदा का जो एकलिंग जी का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है, वहां पर लगा हुआ है ये लेख। कहां पर लगा हुआ है? नागदा का जो अपना मंदिर है एकलिंग जी का, 1213 ईस्वी का ये शिलालेख है, और वहां पर लगा हुआ है। किसके काल का? जयद्रथ सिंह के काल का। एक और ध्यान रखना, एक गांव है नादेसमा। कौन सा गांव है? गांव कौन सा है? नादेसमा। और वहां पर एक मंदिर है, सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। और वहां पर भी एक लेख लगा हुआ है। ठीक है, किसके काल का है? जयद्रथ सिंह के काल का है। जो जयत्रकालीन जो शिलालेख है वो कहाँ कहाँ पर लगे हुए? एक 1213 ईस्वी का लगा हुआ है, एकलिंग जी के मंदिर है वहां पर लगा हुआ है, और एक नादेसमा गांव है, भगवान सूर्य का वहां पर मंदिर है, और वहां पर ये क्या लगा हुआ है? लेख लगा हुआ है। ठीक है, जयद्रथ सिंह के बारे में पढ़ा, इनकी साहित्य को पढ़ लिया, शिलालेख को पढ़ लिया, और क्या क्या चीज़ें थी? एक और चीज़ हुई थी, जयद्रथ सिंह के समय दिल्ली के 2 सुल्तानों का आक्रमण हुआ था। फरिश्ता जो यहाँ पर एक लेखक आए थे, फरिश्ता ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि उस समय दिल्ली के एक सुल्तान थे, उनका नाम था नसरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद उस समय दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे थे, और दिल्ली के ऊपर जब वो शासन कर रहे थे तब उन्होंने एक इनका भाई था, और उनके भाई का नाम था जलालुद्दीन। भाई का नाम क्या था? जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन कहाँ पर थे उस समय? कन्नौज के अंदर अपॉइंट किए हुए थे। लेकिन नसरुद्दीन महमूद को कहीं से खबर मिलती है कि जो तुम्हारा भाई है वो तुम्हारे खिलाफ विद्रोह कर देगा, शासन पाने के हथियाने के अंदर उस चक्कर में आपको मार देगा, आप ऐसा करो उसको बुलाओ और उसको मार दो। जलालुद्दीन को दिल्ली बुलाया, लेकिन जलालुद्दीन को भी खबर मिल जाती है कि वहाँ तो गया तो मेरी मौत है। जलालुद्दीन ने मेवाड़ आ गए। मेवाड़ में उस समय शासन कौन कर रहे थे? जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह को आकर बोला आप मेरी क्या करो? रक्षा करो। जयद्रथ सिंह ने कहा कर देंगे, क्या दिक्कत है। फिर उस समय जब नसरुद्दीन महमूद को पता चलता है कि उसने मेवाड़ के अंदर शरण ले ली, मेवाड़ को बोला कि आप वापस दी थी, मेवाड़ वालों ने बोला कोई कुछ भी वापस, यहाँ पर तो ऐसी कोई भी चीज़ है नहीं। फिर क्या हुआ?
नसरुद्दीन मोहम्मद ने जैतर सिंह के ऊपर अटैक कर दिया और अटैक किया तो उसके अंदर नसरुद्दीन महमूद भी हार गया। जैतर सिंह को इसके अंदर जीत हो गई और नसरुद्दीन महमूद को इसके अंदर जीत नहीं मिली। तो जैतर सिंह के समय हमने 2 अटैक पढ़े, एक इल्तुतमिश का पढ़ा और एक इसका पढ़ा नसरुद्दीन महमूद का पढ़ा। ठीक है, और क्या क्या थी जैतरकालीन चीजें वो पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक तो परमार से चित्तौड़ को जीत लिया और एक भूताड़ा का युद्ध होता है। कब होता है? 1227 ईस्वी को, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। इसके अंदर इल्तुतमिश की क्या पराजय हो जाती है। जैतर सिंह के सेनापति का नाम क्या था? बालक और मदन। और इल्तुतमिश की सेना ने नागदा को उजाड़ दिया था जाते हुए सेना को, इसलिए जैतर सिंह ने चित्तौड़ को क्या है अपनी राजधानी बनाया। और इस युद्ध की जो जानकारी है हमें जय सिंह सूरी की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? अमीर मदवर्धन, उसके हिसाब से हमें क्या मिलती है? इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और क्या चीज़ें पढ़ी? और हमने पढ़ा कि जो 1248 ईस्वी के अंदर दिल्ली के सुल्तान कौन थे? नसरुद्दीन महमूद। उन्होंने जैतर सिंह का क्या हुआ? सामना हुआ, लेकिन जिसके अंदर जैतर सिंह की क्या हो गई? विजय हो गई। रावल समर सिंह का जो आबू का एक अभिलेख है वो जैतर सिंह को बताता है कि इन्होंने एक सिंध की सेना थी उसको भी पराजित किया। और इतिहासकारों का मानना है ये सिंध की सेना थी ये किसकी थी? मंग बरने की थी। याद हो तो ठीक है हमें, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं। ठीक है, तो सिंध की सेना को भी जैतर सिंह ने क्या है? परास्त किया था। हमने उनके काल की साहित्य की बात की। 2 किताब, एक किताब थी ओघ निरुक्ति, एक थी पाक्षिकवर्ती। ओघ निरुक्ति किताब के अंदर मेवाड़ के महाराणा जो उस समय अमात्य थे उनकी जानकारी मिलती। कौन थे? जगत सिंह थे। और एक किताब थी पाक्षिकवर्ती, उसको किसने लिखा था? वैजल ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद हमने शिलालेखों की बात की। 1213 ईस्वी का एक लिंग जी के मंदिर का शिलालेख है, हमने वो पढ़ा। और उसके बाद एक नादेशमा गांव है, वहाँ पर सूर्य मंदिर है, वहाँ पर एक लेख लगा हुआ है, शिलालेख लगा हुआ है, वो किसके काल का है? जैतर सिंह का काल का है। अब महत्वपूर्ण एक चीज़ है कि अपने इतिहासकार हुए राजस्थान के एक डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन हुए? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैतर सिंह के बारे में एक पंक्ति कही है, वो आपको ध्यान रखना, लाइन कोट की उन्होंने कहा जैतर सिंह का जो शासनकाल है वो मध्ययुगीन मेवाड़ का क्या है? स्वर्णकाल। मध्ययुगीन जो मेवाड़ है उसका क्या है? स्वर्णकाल। किसका शासनकाल? जैतर सिंह का शासनकाल। क्लासिकल युग रहा हुआ जैतर सिंह के काल का, ऐसा किसने बोला है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बोला। प्रश्न हमसे क्या पूछा जा सकता है? प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जैतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल रहा है, किस इतिहासकार ने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। या फिर दशरथ शर्मा ने किसके काल को मध्ययुगीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है? तो किसके काल को कहा है? जैतर सिंह के काल को कहा है। ठीक है, और उसके बाद जैतर सिंह के जो बेटे थे वो होते हैं तेज सिंह। कौन बनते हैं? राजा तेज सिंह शासक बनते। कौन थे ये? जैतर सिंह के बेटे। ठीक है, तेज सिंह की उपाधियां थी वो हमें ध्यान रखनी है। क्या क्या उपाधि थी? एक इनकी उपाधि थी परम भट्टारक। क्या उपाधि थी? शासनकाल अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत की बात है नहीं। हमने पढ़ा 1213 से 53 तक कौन रहे थे? जैतर सिंह। और 53 से जो 73 तक कौन रहे थे? 53 से 73 तक कौन रहे थे? अपने तेज सिंह रहे थे। याद रहे तो अच्छी चीज़ है, बाकी महत्वपूर्ण किसी का हो तो याद रखना है, बाकी किसी का याद नहीं रखना। तो तेज सिंह ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? एक धारण उपाधि की थी परम भट्टारक, एक उन्होंने धारण की थी उमा पतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप। ये उपाधि किसने धारण की थी? तेज सिंह ने धारण की। कौन कौन सी उपाधि? एक वैसे उपाधि महाराजा धीराज, वो भी धारण की थी। तेज सिंह की 2 उपाधियां हमने पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? एक परम भट्टारक, एक पढ़ा हमने उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप। ये उपाधि किसकी है? तेज सिंह की। ठीक है, जैतर सिंह के बेटे थे। जैतर सिंह के बाद ये क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। और क्या क्या चीजें? तेज सिंह के समय दिल्ली के एक और सुल्तान का अटैक होता है और उनका नाम क्या था? बलबन। क्या नाम था उसका? बलबन। तो हमने अभी तक दिल्ली के कितने सुल्तानों के अटैक पढ़े? 2 पीछे पड़ गया है। किस किस ने किए थे? इल्तुतमिश ने किया था जैतर सिंह के ऊपर, भूताड़ा का युद्ध, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद ने किया था, किसके काल में? जैतर सिंह के काल में। उसके बाद जैतर सिंह के बेटे बनते हैं तेज सिंह। तेज सिंह के काल के अंदर भी एक अटैक होता है और वो किसका होता है? बलबन का होता है। अगर हम फारसी त्वारीखों की बात करें कि उसके अंदर इतिहास को खोजने, फारसी त्वारीख मतलब जो इनका इतिहास लिखा गया है फारसी के अंदर, फारसी त्वारीखों के अंदर हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती कि बलबन का अटैक, इल्तुतमिश का अटैक, उन सारी किताबों के अंदर हमें क्या है? ये चीज़ें नहीं मिलती। तो हमारा जो राजस्थान का इतिहास है उसके अंदर ही हमें मिलती है। ठीक है, उन किताबों के अंदर नहीं मिलती। तो तेज सिंह के समय किसका अटैक होता है? बलबन का अटैक होता है, लेकिन बलबन को इस युद्ध के अंदर भी सफलता नहीं मिलती और कौन जीत जाते हैं? तेज सिंह जीत जाते हैं। ठीक है, तेज सिंह की रानी थी, उनका नाम था जैतल देवी। क्या नाम था? जैतल देवी।
क्यों पढ़ रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण है? जैतल देवी ने चित्तौड़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका कौन से मंदिर का? श्याम पार्श्वनाथ। किसने करवाया था? जैतल देवी ने करवाया था। किन की रानी थी? तेज सिंह की रानी थी। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है तेज सिंह के काल की, और वो है कि तेज सिंह के समय चित्रकला का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया। क्या नाम था उसका? ग्रंथ का नाम था ग्रंथ का नाम क्या था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है। तेज सिंह, जैतर सिंह के बाद राजा बने तेज सिंह। तेज सिंह के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि तेज सिंह के समय एक तो बलबन का अटैक हुआ, बलबन को उसके अंदर सफलता नहीं मिली। इनकी हमने उपाधियां पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी? एक पढ़ी परम भट्टारक, एक पढ़ी उमापति बार लब्ध प्रौढ़ प्रताप, और क्या पढ़ा कि इनकी जो रानी थी उनका नाम क्या था? जैतल देवी। और जैतल देवी ने चित्तौड़ के अंदर किसके मंदिर का निर्माण करवाया? श्याम पार्श्वनाथ का। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनके समय चित्रकला का ग्रंथ लिखा गया, और उस ग्रंथ का नाम क्या था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसने लिखा था इसको? इसको लिखा था कमल चंद्र ने। किसने लिखा था? कमल चंद्र ने। प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके काल के अंदर लिखा गया है? तेज सिंह के काल के अंदर लिखा गया है। किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है। किसने लिखा है? कमल चंद्र ने लिखा है। और किसके काल का है? तेज सिंह के काल का है। मुख्य बातें ये हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो तेज सिंह से संबंधित चीजें यही थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे समर सिंह। तेज सिंह के बाद समर सिंह राजा बनते हैं 1273 से लेकर 1301 तक। कौन बनते राजा? समर सिंह बनते हैं। चीरवा का जो अभिलेख है वो इनको धर्म मर्मज्ञ बताता है। किसको? समर सिंह को। काल लिख देते एक बार, 1273 से लेकर 1300, यहाँ पर 1301 ईस्वी कहा जाता है, इतिहासकारों को मत है, बाकी फिक्स डेटा भी है नहीं इनके अंदर। ठीक है। तो समर सिंह के काल का एक अभिलेख है, और उस अभिलेख का नाम क्या है? उनके बाद का अभिलेख है, चीरवा का अभिलेख है, और जो समर सिंह को क्या बनाता है? वह बताता है धर्म मर्मज्ञ बताता है। ठीक है। समर सिंह से संबंधित और भी चीज़ें, जब अलाउद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे थे, और 1299 की बात है, अलाउद्दीन खिलजी को जाना था गुजरात। कहाँ जाना था? गुजरात जाना था। दिल्ली से सेना उनकी निकलती है, लेकिन वो जाना था उनको जालोर से होकर। जालोर के राजा से बात की, जालोर के राजा ने मना कर दिया, आपकी सेना यहाँ से नहीं निकल सकती। तब उन्होंने अलाउद्दीन की खिलजी ने बोला कि मेवाड़ से निकलते हैं। खिलजी की सेना ने बोला वहाँ से निकल जाएंगे। मेवाड़ की राजा से परमिशन लेने गए वहाँ पर, तो मेवाड़ के राजा ने बोला टैक्स लेंगे, कर वसूल लेंगे हम, तो पैसा दो आप फिर जाओ। बोले कोई मना नहीं करता है, क्योंकि जब सेना जाया करती थी, जितने फसल चीज़ें हुआ करती थी उसको उजाड़ते हुए, गाँवों को उजाड़ते हुए जाया करती थी, इसलिए कि टैक्स दो और फिर जाओ। अलाउद्दीन खिलजी से क्या वसूला था इन्होंने? टैक्स वसूला। किसने वसूला था? समर सिंह ने वसूला था। ठीक है। और जो चीरवा का अभिलेख है वो समर सिंह को क्या बताता है? धर्म मर्मज्ञ। अच्छा, एक और अभिलेख है, आबू का अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? आबू का अभिलेख है। और आबू का अभिलेख जो है वो समर सिंह को क्या बताता है? वो बताता है कि गुजरात का उद्धारक, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात का उद्धारक किस मेवाड़ के शासक को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? समर सिंह को कहा जाता है। ठीक है। कौन सा अभिलेख ये बताता है? आबू का अभिलेख बताता है। चीरवा का अभिलेख इनको क्या बताता है? धर्म मर्मज्ञ बताता है। ठीक है। और इनके समय एक और महत्वपूर्ण चीज हुई। एक जैन विद्वान थे और उनका नाम था अमित सूरी। जैन विद्वान का नाम क्या था? अमित सूरी। और अमित सूरी की सलाह के ऊपर इन्होंने है जो राज्य के अंदर जो जीव हिंसा थी उसको क्या करवा दिया था? बंद करवा दिया था। प्रश्न पूछा जाए कि मेवाड़ के अंदर सबसे पहले जीव हिंसा को बंद किसने करवाया? समर सिंह ने करवाया। किसकी सलाह के ऊपर करवाया ये पूछा जाए तो किसकी सलाह के ऊपर करवाया? अमित सूरी की सलाह के ऊपर करवाया। ठीक है। इनके समय जो दरबारी विद्वान थे उनका राम था, रतन प्रभ सूरी, पार्श्व चंद्र। अगर ऐसा पूछा जाए कि रतन चंद्र सूरी, पार्श्व चंद्र, ये सब जो थे किसके दरबार के अंदर थे? तो समर सिंह के दरबार के अंदर थे। और जो ये पदम सिंह, केल सिंह, केलन है, ये सब शिल्पी थे। कौन थे? शिल्पी थे, शिल्पकार थे। अगर इन शिल्पियों का पूछा जाए कि पदम सिंह, केल सिंह, केलन, ये जो शिल्पी थे किसके दरबार के अंदर थे? तो किसके दरबार के अंदर थे? समर सिंह के दरबार के अंदर थे। अब चीजें क्या होती? समर सिंह के दो बेटे थे, समर सिंह के दो पुत्र हुए आगे। क्या नाम था दोनों पुत्रों का? एक का नाम था कुंभकर्ण, ठीक है, और एक का नाम था रतन सिंह। किसके बेटे होते हैं? समर सिंह के दो बेटे हुए, कुंभकर्ण और रतन सिंह। कुंभकर्ण तो चले गए नेपाल। कहां चले गए? नेपाल। और नेपाल जाकर क्या किया? गोहिल वंश की स्थापना।
क्या की, गोहिल वंश की स्थापना की। नेपाल जाकर किसने गोहिल वंश की स्थापना की, ऐसा पूछा जाए तो समर सिंह के, जो अभी समर सिंह के बारे में हमने पढ़ा, समर सिंह के बेटे कौन हुए, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने नेपाल के अंदर जाके क्या की, गोहिल वंश की स्थापना की। और जो रतन सिंह थे, इन्होंने रावल उपाधि को धारण किया था, और रावल रतन सिंह ने जो है आगे मेवाड़ के ऊपर शासन किया था, और जिसके टाइम हम आगे क्लास के अंदर पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, तो सारी चीज़ें वो भी हम पढ़ेंगे। मेवाड़ का जो इतिहास है उसको हम पूरी तरीके से पढ़ने की, पूरी ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान प्रीलिम्स के अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से जो भी ध्यान में आने योग्य, ध्यातव्य, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो सारे पढ़े हुए, कहानियाँ थोड़ी कम रखेंगे, कॉन्सेप्चुअल जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे समझते हुए पढ़ते हुए जाएंगे, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपको अगर किसी भी चीज़ की परेशानी आ रही है तो आप जो अपने तेज सिविल्स का हेल्प डेस्क है उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं वो उसके जो अपनी सेकंड क्लास होगी वो अपन कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास के अंदर, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।